सच में मजा आया? ड्यूरिंग द कोर्स ही पता चल जाता है इसमें मज़ा नहीं आएगा, तब इन बिटवीन ही आपको पता चल जाए कि भाई ये वो थ्रिलिंग जैसे हम देखते हैं वैसा नहीं है। ये बोरिंग है सिद्धार्थ? जैसे अगर मैं बोलूँ, हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, लेकिन हम 99% केसेस में जो जाते हैं वहाँ पे तो मतलब हार्डली कोई कुछ चीज़ होती है वहाँ। मैंने ऐसा सुना है एग्जैक्टली उनकी डेथ का जो रीजन था डेट वाज नॉट पैरानॉर्मल, और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी हुई थी तो फाइनेंसिस का इशू आ रहा था। तो हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है। कंफर्म वे में नहीं बता सकता। एंड एक और जो बहुत बड़ा रीजन था वो ये था कि वो शादीशुदा थे, बट ही हैड अ गर्लफ्रेंड जो कि मुंबई थी, वो दिल्ली थे। आप एक रूम के अंदर हो, उसी रूम में एक औरत ने फांसी लगाई है, उसी रूम में आप रात के 2 बजे अकेले बैठे हो, लाइट ऑफ है, आपके सामने 2 गैजेट्स है और आप उस आज हम मिलने वाले हैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम से, यानी आईपीएस, यानी कि गौरव सर, गौरव तिवारी आपने सुना ही होगा, उनकी टीम जो एग्जैक्टली उनके साथ काम करती थी। आज हम उनसे डायरेक्टली बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ है उनकी टीम से सिद्धार्थ एंड रीत। अच्छा, एग्जैक्टली आपका क्या काम होता था, क्या रोल आप प्ले करते थे उस टीम में? बेसिकली क्या है कि ऐसे रोल मतलब हम सभी इन्वेस्टिगेटर ही है। जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो एक सेट कर देते कि इनिशियली हम सेट करते कि चलो मेघना आप फ़ोटो खींचना कोई भी कोई भी जगह पे, मतलब डोंट मिस एनी ऑफ द एंगल। सिद्धार्थ इज़ बेसिकली EMF रीडिंग, टेम्परेचर्स, मैं फिर कम्युनिकेशंस के पार्ट, EVP एंड ऑल। तो फिर जब डिपेंड ऑन द सिनेरियो हम इंटरचेंज भी करते हैं, कभी मैं फ़ोटोज़ खींच रहा हूँ, कभी मैं वीडियोज़ ले रहा हूँ, कभी सिद्धार्थ ले रहा है, कभी सिद्धार्थ कम्युनिकेशन कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टिगेशन लेवल, कितने लेवल तक है वो। उसके अलावा हम लोग ये भी करते हैं कि जैसे अभी जब क्लाइंट केस आती है, तो जो हम लोग फील्ड पे करते हैं वो एक चीज़ है। तो बिफोर आप एक कोई इन्वेस्टिगेशन पे जाते हो तो बहुत बार आपको क्लाइंट से बात करना होता है, उनके केस हिस्ट्री लेना होता है, डिटेल्स लेना होता है। हो सकता है आपको उनसे कोई मेडिकल रिपोर्ट चाहिए हो, बिकॉज वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो वो सब के लिए भी हम असाइन करते हैं। सो इंटरनली डिसाइड करते हैं, या फिर हो गया मेघना अगर एक केस हैंडल करिए तो रीत एक केस में केस, तो ऐसे हम लोग ये करते, बाइफरकेट करते। जरूरी नहीं कि आप सारे केस कलेक्टिवली आप हैंडल कर रहे हो, आप अलग अलग भी करते थे? इन्वेस्टिगेशन एक साथ करते, लेकिन जो इनिशियल डिस्कशन होता है क्लाइंट के साथ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है क्लाइंट के साथ, वो हम लोग इंटरनली बाइफरकेट करते ताकि एक के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना रहे कि उसको ही सब हैंडल करें। ओवर द टाइम कितने केसेस सॉल्व किए होंगे या कनेक्ट हुए हुए? ऐसे एज सच तो मैं आपको नंबर, बिकॉज हमने ट्रैक तो रखा नहीं है, बट आई थिंक मुंबई में जब से हमने स्टार्ट किया है, मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ। सो 10 साल में आई थिंक करीब करीब हमने 100 केसेस तो हैंडल किए होंगे। सो ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ आपको, ना सिर्फ मुंबई में, ये मुंबई के बाहर भी, दिल्ली या कहीं भी हम लोग। ओवरऑल सर आई थिंक काउंट में 100, 150, 200 तो होगा ही, मतलब हमने किया जो हमने एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट किया है। उसके अलावा जितने रिजेक्ट किए वो तो बहुत है। अच्छा, मैं ना बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मिला हूँ और उनसे मेरे को सुनने में मिला है, या फिर कुछ और भी लिंक्स हैं जो क्लेम करते हैं कि उनका आपके साथ एक अच्छा रिलेशन है, वो आपको जानते हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई है कि आप सभी लोग ना जब भी इन्वेस्टिगेशन करते थे आप लोग नशे में रहते थे, कुछ फूकते थे ताकि, क्योंकि ये जो काम है ये कोई सेन पर्सन नहीं कर सकता है, आपको थोड़ा होना पड़ता है। देखिए पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सिद्धार्थ जो है वो बहुत क्लीन बंदा है, ठीक है ना, वो कोई नशा नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्ट्रिक्टली जो रूल है, जो पॉलिसी है IPS का, कि कुछ भी नशा, फॉरगेट अबाउट बड़े नशे तो छोड़ी दो, जो लोगों को लगता है ट्रांस में जाते हैं, नॉट दैट, इवन छोटी नशा भी हम कभी भी इन्वेस्टिगेशन के 4 घंटे पहले से नहीं करते। वी डोंट ड्रिंक इवन कोक एंड ऑल ऑल्सो, नहीं, हम स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली वो करना पड़ता है, बिकॉज इससे इन्वेस्टिगेशन। अब ये बात जिसने भी आपको कहा है या सुनने में आपको आया है, ये इसलिए शायद इन लोग बोल रहे हैं कि ऐसी चीज़ हर कोई नहीं कर सकता है ना। अभी अब वो शायद करता होगा तो उसको लगा हम करते, तो आई थिंक वो मैं क्लियरली बताता हूँ कि IPS में ये सब नहीं चलता है, अदरवाइज वी हैड बीन थ्रोन आउट बहुत पहले ही। सो एक रीज़न क्यों नहीं करते, बिकॉज आप जब किसी इन्वेस्टिगेशन पे जाते हो, आप जब किसी लोकेशन पे जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना रहता है। सो अगर आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, आपके अराउंड क्या हो रही है,
राइट। बहुत बार क्या होता है कि हमें जैसे बोलते हैं पेरिफेरल विजन में चीज़ें दिखती है। पेरिफेरल विजन यानी जो आपके साइड आई से आप, राइट, तो कुछ अगर गुजर रहा है, कुछ पास हो रहा है, तो आपको वो मोशन अगर आप ट्रैक करना है अपने फिजिकल आइज से या अपने प्रेजेंस से, अपने अवेयरनेस से, तो आपको वो स्टेट में रहना होगा। और आप जब ये सब चीज़ें करते हो, आप वैसे ही आप हेलुसिनेट करना शुरू करोगे। तो आपको वो चीज़ें, हाँ ये होता है कि जब आप ये सब चीज़ें करती हो, चीज़ें और मैग्नीफाई होके, एम्पलीफाई होके आपके ब्रेन में वो चीज़ आपके साथ खेल सकती है। तो ये भी मैंने बहुत लोगों से सुना है जो ये सब नशा वगैरह करते हैं, कि उनके साथ उनको चीज़ें ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है, बिकॉज बहुत बार तो साइकोलॉजिकली होता होगा, लेकिन यही होता है कि आपके ब्रेन में चीज़ें मैग्नीफाई होके वो आपको ज़्यादा दिखना शुरू होता है। तो इट इज़ एडवाइजेबल, कोई भी सीरियस रिसर्चर जो होगा वो कभी ये सब नशे वगैरह करके, एक्चुअली तो करना ही नहीं चाहिए, बट खास करके जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तभी भी हम लोग तो अवॉइड करते हैं, लेकिन वी डोंट। जो क्लाइंट हमें बुलाएगा, अगर वो क्लाइंट अगर हमें देखता है कि भाई ये सब तो नशा करके आया है, तो आपको लगता है वो आपका घर जो है, खुद का घर हमारे ऊपर छोड़ देगा? एग्जैक्टली। सो इट्स अ वेरी लॉजिक, मतलब जिसने भी आपसे कहा इट्स अ इलॉजिकल चीज़ स्टेटमेंट। जी। अच्छा जी, आप मुझे बताइए कि पहली बार आप कैसे कनेक्ट हुए थे आईपीएस से? जी। ये बात है 2008 का। मैं बहुत फैसिनेट था ये फील्ड को लेकर, अभी भी हूँ। मुझे जानना था कि मतलब लोग मरने के बाद क्या होता है, शरीर कहाँ जाता है। अभी जो आवाज़ से हम बात कर रहे हैं, हमेशा एक क्वेश्चन घूमता रहता था मुझे इर्द गिर्द। तो एक बार शाम को मैं टीवी देख रहा था, तो आई थिंक गौरव सर को मैंने देखा था कोई न्यूज़ चैनल में। एंड क्या कि वो न्यूज़ चैनल चल रहा है, एंड साइड बाय साइड जो उनका इन्वेस्टिगेशन भांगड़ का दिखा रहा था। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और मैंने उनको ढूंढा। उस टाइम इतना हाइप नहीं था यूट्यूब एंड ऑल दिस का, बिकॉज बैक इन 2008-9 की बात कर रहा हूँ मैं। अरे यार 9 या 10 होगा। तो मैंने उनको मेल किया, 4-5 बार मेल किया, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। आई स्टिल रिमेंबर पुराना जो ईमेल एड्रेस है। तो एक शाम में ऐसे ही बैठ रहा था। आई एम फ्रॉम शिलोंग, मेघालय। तो एक दोस्त था मेरा, वो वार्डन था एक हॉस्टल का। तो मुझे बोलता, यार पता है मेरे रूम में ना रात को मैं सोता हूँ तो टीवी ऑन हो जाता है, और बाथरूम से कुछ आवाज़ें आती है, पानी का नल ऑन हो जाता है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? बोलते हाँ। मतलब ये रेगुलर होता है? बोलते हाँ ये तो होता है, अभी मैं इग्नोर करना शुरू कर दिया हूँ, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि चलो ऑन हो गया ऑफ हो गया, ठीक। तो मैंने कहा यार मुझे थोड़ा आने देना, मैं देखूँगा। तो उस टाइम मुझे पता था कि ना कहीं से मैंने पढ़ा था कि कैमरा पे जो है वो सब कैप्चर्ड होता है, मतलब फ़ोटोज़ पे आते। तो उसने कहा ठीक है 7 बजे आ जा जी, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि वो हॉस्टल है, बहुत बड़ा हॉस्टल है मतलब। तो मैं गया और मैं तुरंत वो डॉर्मेटरी का फ़ोटोज़ लेना शुरू कर दिया, एक के बाद। तो उसमें 2 फोटोज़ ऐसे आए जो डिफरेंट था। और उस टाइम मैं आईपीएस मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पढ़ा नहीं था, सीखा नहीं था, तो मुझे एनालाइज करना इतना नहीं आता था। तो मैंने वो 2 फोटो भेज दिया गौरव सर को। हाँ, देन ही रिप्लाइड कि व्हाट यू हैव कैप्चर्ड इट्स लाइक ऑथेंटिक, जो पैरानॉर्मल फील्ड में बहुत कम लोग लेते। दैट मीन्स यू हैव सम स्पेशल दिस क्वालिटी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें कोर्स करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। देन कोर्सेज कंप्लीट किया 2012 के एंड में। पैरानॉर्मल साइंस का कोर्स? ये पीपीआई होता है, एक प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कोर्स होता है। उसके अंदर सब आपको मतलब कैसे रिसर्च होते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, वो सब होता है। फाइनली 2012 के एंड में मैंने आईपीएस को ऑफिशियली ज्वाइन किया, एंड दैट टाइम आई वाज रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ ईस्ट। वो गौरव सर ने खुद ही वो किया था, आई विल हैंडल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। देन आई केम बैक टू मुंबई, आ गया, तो फिर वी ऑल बिकम अ पार्ट। जी। एंड सिद्धार्थ, आप कैसे कनेक्ट हुए थे? सो मेरा जर्नी शुरू हुआ था 2012 दिसंबर में। तो मुझे मतलब मैं दोस्तों के साथ गोवा गया था। ये भी ऐसे दिसंबर एंड में आए थे, मतलब 2012 एंड में आए थे? हाँ। आप भी? नहीं, सो मैं ज्वाइन आईपीएस को ऑफिशियली मैंने 2014 में किया था, लेकिन मेरा इस फील्ड में जो एंट्री हुई थी वो आई वुड से 2012 एंड में, जब मैं गोवा गया था मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ पे हमारे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, बट मैं उसको पैरानॉर्मल नहीं बोलूँगा, बट उस एक्सपीरियंस की वजह से वो मन में कहीं ना कहीं वो एक बात रह गई थी कि इस फील्ड के बारे में, या ये सारी चीज़ें क्या ये रियल है, क्या ये हो सकती है। एंड देन मैंने ग्रेजुअली आई थिंक मिड ऑफ 2013, बिकॉज मेरा उस टाइम पे ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था, तो मुझे ऑफकोर्स घर से भी अलाउड नहीं था कि आप जब तक ये कंप्लीट नहीं करो तो ये सब चीज़ों में मत पढ़ो, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ये फील्ड की तरफ जा रहा था।
फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया। 2013 एंड में एक ऐसा केस हुआ जहाँ पे मैं जिस एरिया में रहता हूँ मुंबई के, वहाँ पे एक इंटरनेट पे गूगल पे मैंने पढ़ा था कि एक ऐसा पार्क है जहाँ पे लोग क्लेम करते, या वहाँ पे क्लेम्ड है कि वहाँ के जो भी वो पार्क को मेंटेन करने वाले जो हाँ स्टाफ मेंबर थे, उन्होंने बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो पार्क इतना चला नहीं, उनको पेमेंट मिला नहीं, वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में थे करके उन्होंने वहाँ पे सुसाइड कमिट किया। और आज भी वो पार्क एबेंडेंड है। ऐसे उस टाइम पे मैंने 2013 में मैंने पढ़ा था, एंड मैं अपने एक फ्रेंड को लेकर, तभी तो मुझे इतना नॉलेज था नहीं, सो मैं अपना कैमरा और जो भी मेरे पास गियर्स है वो लेके मैं अंदर गया कि देखूँ, थोड़ा बहुत फोटोज़ क्लिक करके देखते कि वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होते। हालांकि ऐसे कुछ खास एक्सपीरियंस हुआ नहीं, बट वो जो एक थ्रिल हमको मिला, मतलब वहाँ जाने का, उसको रिसर्च करने का, खुद एक्सपीरियंस करने का, तो उस वजह से मैंने और डिटेल में इसके बारे में सर्च करना शुरू किया। और तब मुझे पता चला कि एक टीम है, गौरव सर के बारे में मुझे पता चला। थोड़ा बहुत उनको यूट्यूब पे मैंने देखा, उनके जो आइडियोलॉजीज थे, फिलोसफी से, वो पढ़े, एंड देन जाके मैंने 2014 जून में मैंने एनरोल किया IPS में। सो सेम जैसे इन्होंने एक कोर्स किया, वही सेम कोर्स मैंने भी एनरोल किया, और वहाँ से हमारी जर्नी या मेरा जो रिलेशन है गौरव जी के साथ वहाँ से शुरू हुआ। ये कोर्स जो जिस बारे में बात करें, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि एग्जैक्टली कोई कोर्स होता है इंडिया में, होता है ये? यस, अभी भी हम उसका कैसे जाते हैं इसके लिए? सो जिनको भी इंटरेस्ट है वो रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्ट हमारे टीम को, सोशल मीडिया से या ईमेल से, तो वहाँ से रीच आउट कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक कोर्स है, एक ओरिएंटेशन कोर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, ये उन लोगों के लिए जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, लेकिन हो सकता है उनके पास उतना टाइम नहीं है इस चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने। तो ये जब आप कोर्स करते हो तो इसमें आपको पहले तो बेसिक्स बताया जाता है कि ये पैरानॉर्मल होता क्या चीज़ है, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या क्या इसमें अफवाह है, क्या क्या इसमें सच है, किस तरह क्या क्या मेथोडोलॉजीज आप यूज़ कर सकते हो, कौन से इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो हर एक चीज़ को हम लोग ने कंपाइल करके एक बेसिक ओरिएंटेशन कोर्स बनाया, और वो इसकी ये खासियत है कि आप इस कोर्स को आपके हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये एक सेल्फ पेस्ड कोर्स है, ज़रूरी नहीं कि आप इसको 1 महीने में करो, 2 महीने में। जिनको इंटरेस्ट है वो 1 दिन में भी कर लेते। जैसे मैंने जब एनरोल किया था तो मैंने तो और बड़ा, इससे एक बड़ा कोर्स था उस टाइम पे, ये अभी हमने थोड़ा कंडेंस करके छोटा बना है। सो मैंने 1 ही दिन में, मैंने जिस दिन एनरोल किया था नेक्स्ट डे मैंने गौरव सर को मेरे जो भी सबमिशंस थे वो भेज दिए थे। सो वो लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर है, सो वो ये कोर्स कर सकते। इसका एक ही चीज़ है कि आपको नॉलेज तो मिलेगा, लेकिन अगर आपको IPS टीम ऐसा ज्वाइन करें तो फिलहाल हम लोग वो ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे। सो हम चाहते हैं कि जितने भी लोग अभी फिलहाल IPS में है वही लोग रहे, हम जो कोर मेंबर्स हैं हम ही इसका ऑपरेशंस को हैंडल करें। टोटल कितने लोग हैं अभी? फिलहाल वैसे देखा जाए तो हम 4-5 लोग ही है, ज़्यादा नहीं है, अभी छोटा टीम है, तो हम लोग आपस में ये कर। आप दोनों हैं, मेघना जी हैं, हाँ जी, राजवकार हैं, यस, और भी कोई है? और एक मोहन करके एक है, बट वो यूजुअली कैसे वो ज़्यादा करके सेलिंग शिप में रहते, सो उनका आना जाना थोड़ा कम है, लेकिन हाँ वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते। अच्छा, इस बात का जवाब ना आप दोनों एक साथ देना। जब आप आए वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, और तो आपने क्या सोचा था? कि ऑब्वियसली ये सोचा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है, मज़ा आएगा। सच में मज़ा आया? वो जब आप कोर्स ड्यूरिंग द कोर्स ही पता चल जाता है, इसमें मज़ा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? हमने, चलो ये तो ओरिएंटेशन कोर्स तो बहुत बेसिक कोर्स है जो हम अभी प्रोवाइड, हमने किया था एडवांस वाला, तो तब इन बिटवीन ही आपको पता चल जाए कि भाई ये वो थ्रिलिंग जैसे हम देखते हैं वैसा नहीं है। ये बोरिंग है सिद्धार्थ? बोरिंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। सो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो एक्सपेक्ट करते हो कि आप किसी जगह पे जाते हो तुरंत चीज़ें उड़ने लगेगी, बिकॉज आज के टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा हॉरर फिल्म्स देखी होगी, राइट, जो हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि आप जब हॉरर फिल्म देखते हो आपके मन में एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है कि हॉरर का यही डेफिनेशन होगा, लेकिन जब आप रियल लाइफ में उस चीज़ को करने जाते हो तो बहुत ही सटल होता है ये चीज़ें। सो जैसे अगर मैं बोलूँ, हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते तो कई घंटे हमको उस लोकेशन में रहना होता है, 8 घंटे पकड़ लो, और जब आप एविडेंस को देखोगे वो हार्डली कुछ सेकेंड्स का आपको मिल सकते हैं, अगर वो भी आप नसीब आपका अच्छा रहेगा और वहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ होगा तो। लेकिन हम 99% केसेस में जो जाते हैं वहाँ पे तो मतलब हार्डली कोई कुछ चीज़ होती है वहाँ पे। मतलब EMF तो ठीक है अभी नॉर्मल है आज के टाइम पे, बिकॉज हर जगह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है। सो EMF मिलना आज के टाइम पे इस ज़माने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किसी को भी मिल जाएगा EMF। सो वो अभी तो बहुत सारे इक्विपमेंट भी हमारे एक तरह से आप बोल लो रिडंडेंट हो गए, मतलब आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, बिकॉज उसका कुछ खास आउटपुट नहीं है। सो ये आपको विद टाइम इवॉल्व होना पड़ता है, आपको विद टाइम आपके मेथोडोलॉजीज चेंज करने पड़ते। तो ये सब कैसे है कि बहुत जन को लगता है कि ये बहुत थ्रिलिंग फील्ड है, एडवेंचरस है, लेकिन इसमें
उतना ही आपको रिसर्च, मेथोडोलॉजी, स्टडी, अंडरस्टैंडिंग उतना ही आपको ज़रूरत है जितना कोई और आप रिसर्च फील्ड में जाओगे वो सेम है। तो आपको विद टाइम इवॉल्व होना पड़ता है, आपके तरीके आपको चेंज करने पड़ते, क्लाइंट से हैंडल करने का तरीका आपको चेंज। अभी AI का ज़माना है, सबको सब चीज़ आप 5 सेकंड में पता चल जाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सो आपको वो ट्रस्ट बिल्ड करना क्लाइंट के साथ, वो सब में आप अभी ज़्यादा एफर्ट है मुझे लगता है सर। पहले 10 साल पहले जो था उससे ज़्यादा अभी वो चीज़ को करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड आप सभी लोग पार्ट टाइम करते थे, है ना? यानी फुल टाइम आप कोई जॉब या जो भी आपका बिजनेस है वो करते थे, इसको पार्ट टाइम करते थे। ओनली गौरव सर थे जो फुल टाइम करते थे, सही कह रहा हूँ मैं? तो गौरव सर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैंने ऐसा सुना है कुछ रिसोर्सेज से कि एग्जैक्टली उनकी डेथ का जो रीज़न था डेट वाज नॉट पैरानॉर्मल, ही वाज इन डिप्रेशन। क्योंकि इस फील्ड में पैसा नहीं होता है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप जाते हो और तभी आप करते हो। पैसा बहुत ही रेयरली कहीं से आता होगा किसी क्लाइंट से, है ना? और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी हुई थी, तो फाइनेंसिस का इशू आ रहा था, क्योंकि वो तो जॉब नहीं कर रहे थे ना, आप लोग अपने जॉब या बिजनेस कर रहे थे। तो वो डिप्रेशन में थे, फैमिली की तरफ से प्रेशर था और ऐसा कुछ था। तो दैट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड हिज डेथ। सच है? देखिए, पर्सनली डिप्रेड, आई टेल यू गौरव सर के बारे में, उनका जो नेचर था ना, हम जब इन्वेस्टिगेशन में जो आप देखते हो गौरव तिवारी को, एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं है। ही इज़ वेरी जॉली, हमेशा हंसी मजाक, ये जो फुल टाइम का बात आप कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन को छोड़ के फुल टाइम जीटी सर रिसर्च में रहते थे कि नए क्या गैजेट्स हम ला सकते हैं। जैसे मेथोडोलॉजी का बात किया इसने कि अलग अलग क्या चीज़ हम कर सकते हैं, तो उस सब में था। अभी डिप्रेशन में अगर कोई है, अगर मैं ले भी लेता हूँ, अगर डिप्रेशन में था जीटी सर, कभी हमारे सामने वो एक्सप्रेस नहीं किया, कभी नहीं बताया। बताए मतलब आप फेस से भी नहीं समझ पाओगे। अगर मैं दुखी हूँ या आप दुखी हो, हमें पता चल जाएगा यार, फेस में पता चलता है। तो ही वॉज नॉट लाइक दैट। तो उतना मैं गारंटी लेकर तो नहीं बोल सकता हूँ कि डिप्रेशन था या नहीं था, बट हमें तो कभी देखा नहीं कि ही वॉज इनटू डिप्रेशन। जैसे आपने बताया कि रिसर्च करते थे और गैजेट्स वगैरह पे नए नए क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के लिए फंडिंग चाहिए होती है। फाइनेंस का तो एक प्रेशर था ही। देखो कहाँ से होता था फिर, क्योंकि सब क्लाइंट से तो नहीं आता होगा ना, कैसे करते थे? यूजुअली जो उन्होंने हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया से जो अमाउंट उनको मिला था, बाकी जो उन्होंने जो अपीयरेंसेस देते थे उसमें से जितने आते थे, एंड ही ऑल इन्वेस्ट इन द इक्विपमेंट्स। हमारे इक्विपमेंट्स बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए मैंने पूछा। वेरी कॉस्टली। आप एक फ्लियर कैमरा खरीदते तो 3.5-4 लाख का आता है वो, है ना, दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो और ज़्यादा महंगा होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी और बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं पे एक फाइनेंस का भी एंगल है कि हाँ, उनको फाइनेंशियली जो है एक टेंस रहता था, एक रहता था कि हाँ चलो ये एट द एंड ऑफ द मंथ इतना खर्चा है। तो वो पार्ट मैं बोल सकता हूँ हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, बट डिप्रेशन में तो था नहीं, बिकॉज ये फील्ड में डिप्रेशन लेके कोई काम नहीं कर सकता है। सो हालांकि बहुत स्पेकुलेशन है इस बात को, आई अंडरस्टैंड कि लोगों में वो क्यूरियोसिटी है, बिकॉज हम ह्यूमन ऐसे स्ट्रक्चर्ड है एक तरीके से कि हम लोग नो एज एन आंसर एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि हाँ मुझे पता नहीं। बट इसका जो सच है वो आई डोंट थिंक किसी को भी पता होगा, किसी को भी, आई मीन आउटसाइडर्स को मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, और हमको भी नहीं पता बिकॉज कोई वहाँ पे उस टाइम पे उस लोकेशन पे उस पॉइंट पे कोई मौजूद नहीं था उनके साथ। सो अब जितने लोग बोलते हैं, जो भी स्पेकुलेशंस है, किसी को लगता है कि वो कोई एनर्जी की वजह से हुआ है, किसी को लगता है फैमिली में से किसी ने किया है, किसी को कोई और चीज़ लगता है। सो वो वहीं तक लिमिटेड है, वो स्पेकुलेशंस ही है जो लोग बता रहे, राइट। बट कोई अगर रियलिटी में प्रूव कर सकता है विथ प्रूफ कि हाँ ऐसे हुआ था और ये चीज़ था, तो हम उसको मान सकते हैं कि हाँ ये शायद इंसान सच बोल रहे। तो वो प्रूफ हमारे पास भी नहीं है बताने के लिए, इसलिए हम ये चीज़ को आपको एकदम कंफर्म वे में नहीं बता सकते। राइट। मेरे को इस बात पे क्यों विश्वास हुआ, क्योंकि मैंने सीरीज देखी है, 2 बार देखी है मैंने। उसमें लास्ट के कुछ एपिसोड्स हम देखेंगे ना, लास्ट का जो भी पार्ट है, उसमें उनके चेहरे पे वो डर, वो डिप्रेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एंजाइटी, वो दिखाई देती है। वो एक क्रिएटिव टेक था, वो एक क्रिएटिव टेक, सिनेमैटिक एडेप्टेशन था वो। हाँ, वो एक टेक था कि उनके वर्जन के हिसाब से क्या हो सकता है करके। सो दैट वाज अ क्रिएटिव टेक ऑन कि एक अल्टरनेट रियलिटी बोल लो या एक तरीके से एक पोर्ट्रेयल बोल लो कैरेक्टर का। सो उनका वो टेक था कि हो सकता है ये रीज़न था। लेकिन रियलिटी में मैं आपको बोल रहा हूँ कि रियल लाइफ में क्या हुआ था वो किसी के पास भी उसका एक एक्यूरेट अकाउंट नहीं है।
कि वो बोल सके कि हाँ ऐसा ही हुआ था? ही वॉज मैरिड राइट? यस, एंड दिल्ली रहते थे वो? यस, दिल्ली में। एक बात है जो मैं ना मुझे बिलीव नहीं हुआ था एंड मैं अभी हेजिटेट कर रहा हूँ पूछने में, हो सकता है मैं गलत हूँ एंड आई वांट टू बी रॉन्ग। एक बात मुझे सुनने को मिली थी तो मैंने बोला था कि भाई मैं नहीं मानता, मैं अगर कभी मिलना होगा उनसे, उनकी टीम से, तो मैं इस चीज़ को वेरीफाई करूँगा। मुझे उन्हीं से ये चीज़ पता लगी थी कि वो डिप्रेशन में थे, फाइनेंसिस का ये इशू था, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था एट दैट टाइम जिससे वो मैनेज कर सके। एंड एक और जो बहुत बड़ा रीज़न था वो ये था कि वो शादीशुदा थे बट ही हैड अ गर्लफ्रेंड जो कि मुंबई थी, वो दिल्ली थे, इनकी गर्लफ्रेंड थी मुंबई में। तो एक प्रेशर, एक सैंडविच बन जाना, घर, वाइफ को संभालना, घर से अलग चीज़ें हो रही है, फाइनेंसिस नहीं चल रहे, यहाँ से गर्लफ्रेंड का प्रेशर। आई नो आई मे साउंड वियर्ड बट इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। बकवास है। मुंबई में तो हम लोग ही थे, तो अगर ये हम लोग बकवास को है। हाँ, और जिसने भी आपको बोला है, आई थिंक हमसे क्लोजली जो टीम में है, क्लोजली जी आपकी टीम में से ही किसी ने बताया है? नहीं, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, पॉसिबल एटलीस्ट मैं नहीं मानूंगा ऐसे जब तक, ठीक है। हाँ, बट दिस इज ऑल, बट ये गलत बात है, मतलब नहीं ऐसे कुछ गलत बात है। मुंबई में तो हम लोग ही प्रेजेंट थे, अगर ऐसे कुछ होता तो हमको सबसे पहले वो चीज़ मालूम पड़ता, बिकॉज वो कई बार मुंबई आते थे, हमसे मिलते थे, हम रात भर स्टे भी करते थे एक साथ। जब भी आते थे हम मिलते थे एंड वी मतलब रात भर हम रहते थे, जो भी ऑनगोइंग केसेस है उसका डिस्कशन करना, उसका ब्रेक डाउन पार्टीज करना। भी करते थे। सो वैसे बहुत कॉर्डियल रिलेशन था, और अगर मुंबई में कुछ हो रहा होता तो डेफिनेटली हमको उतना आइडिया तो रहता ही था। तो ये जो मुंबई वाला एंगल है वो तो सरासर गलत है। और ये जो भी वो लोग बोल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल था वगैरह, आई डोंट थिंक, बिना प्रूफ के, मैं वही बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं तो शायद लूजली कोई स्टेटमेंट दे रहे होंगे, बट अनलेस उनके पास एक ठोस सबूत है कि हाँ ऐसा हुआ था, तब तक हम नहीं मान सकते। वो ऐसा होता था तो आई थिंक अब तक बाहर आ गया होता इतने साल में। तो अगर वो सबूत बाहर नहीं आया, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं लोगों का स्पेक्यूलेशन है या कोई अफवाह है। जो राज वकार हैं उनके साथ अभी आपके रिलेशन शायद उतने अच्छे नहीं है जितने पहले थे? नहीं अच्छे अच्छे अच्छा, पता नहीं, ये हो सकता है जिस पर्सन से मैंने बात की है वो आप लोगों से भड़का हुआ हो, मे बी इसलिए सब बातें कह रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि ताकि पता नहीं उन्होंने किन किन से बात की हो। तो नहीं, किसी भी टीम में देखो अनबन तो बनी रहती है, ऐसे नहीं है कि हर बार हर चीज़ के साथ आपको अग्री करना चाहिए। डिसएग्रीमेंट्स होते हैं बट ऐसा कोई एनिमिटी नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, राज वकार जी जो है वो बहुत सीनियर है हमसे, इन एज ऑल्सो, इन एक्सपीरियंस ऑल्सो, राइट। और ये कोई यहाँ पे डिनाइंग फैक्ट नहीं है कि वो एक पहले मेंबर थे, या वो सबसे पहले इस टीम को उन्होंने ज्वाइन किया था, और उन्होंने पूरी जो जर्नी थी गौरव जी की, और वो एज अ ब्रदर उनको मानते थे। तो ये फैक्ट कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उनका जो बॉन्ड था उनके साथ, गौरव जी के साथ, उससे स्ट्रांग आई डोंट नो हमारे आपस में कितने ऐसे लोग हैं। ऑफकोर्स सबका बॉन्ड स्ट्रांग ही था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, बट एक बोलते हैं ना, एक वो इंसान जिन्होंने उनको बहुत स्टार्टिंग से देखा है एंड तक, ज़्यादा ऑफ कोर्स। और एक वो भी था कि वो सेम, मतलब आसपास ही रहते थे, दिल्ली में ही थे, जब भी चाहे वो मिल सकते थे। एंड कहीं ना कहीं अगर आपने पूरा अगर स्टोरी अच्छे से पढ़ा होगा तो ऐसा था कि उन्होंने, गौरव जी ने उनको रीच आउट किया था बिकॉज उन्होंने उनमें वो क्वालिटी देखा था कि एज अ रिसर्चर बोल लो या एज अ टेक एक्सपर्ट बोल लो, तो वो जो क्वालिटी था। एंड प्लस सबसे बड़ी चीज़ कि वो चीज़ों से पीछे नहीं हटते थे, कोई भी चीज़ को बहुत ही करेजसली वो एज अ चैलेंज लेते थे, और वो बहुत ही एक टेक्निकल और साइंटिफिक माइंडसेट वाले है। सो उनका होना इस टीम में बहुत, मतलब बोलते हैं ना, वो टीम को चार चांद लगा दिया उन्होंने। सो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इनफैक्ट हम लोग भी बहुत लुकअप टू करते हैं उनको, कि जब भी कोई ये पैरानॉर्मल वाला चीज़ आते, वी स्टिल डिस्कस, कॉर्डियल रिलेशन ही है, ऐसा कुछ हमारे बीच में ये नहीं है। चलो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस या कॉमन एंटिटीज़ किससे रिलेटेड आती थी आपके पास? जो भी केस होते थे सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता था? विजुअलाइजेशन, जैसे कि साया दिखना, उसके बाद ऑडिटरी लो आप, साउंड सुनना, घर पे किसी का प्रेजेंस फील करना। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अभी सडनली वो बैठा है तो पीछे से कुछ मूव हुआ, कोई पास में खड़ा है, तो मैक्सिमम ऐसे ही आते हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसे आता है कि एक ही टाइम में बार बार एक चीज़ हो रहा है, बट बेसिकली ये हमारे पास आते हैं, मतलब एक पैटर्न में एक चीज़ हो रहा है। मतलब हर रात को आप सोच लो, फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि रात के 3 बजे ही आपके किचन में से बर्तन गिर रहा है,
वही पैटर्न में रोज़ गिर रहा है, वही टाइम में गिर रहा है, सो इट्स अ रिपीटेड पैटर्न। तो ऐसा बहुत कम केस जो है हमारे पास आते हैं। एक ये केस और दूसरा एक केस है कि जहाँ पे लोगों को लगता है कि दो चीज़ें, या फिर उनको मतलब पूरे घर में सिर्फ वो होते हैं जिनको ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही है, एंड सेकंड उनको लग रहा है कि उनके शरीर में पोजेशन जो बोलते हैं, सो वो भी केसेस काफ़ी हमारे पास ऐसे आते हैं। मतलब ऐसे हैं जो कहता है कि मैं खुद ही पोजेस्ट हूँ, ऐसे ऐसे हाँ, केसेस? खुद ही बोलते हैं कि मेरा बिहेवियर मुझे बहुत अलग ये मैं लग रहा है। पहली बार सुन रहा, मतलब इतने सारे केसेस सुने हैं बट मतलब हो सकता है उनके फैमिली मेंबर्स भी रिपोर्ट कर रहे हो, बट ऐसे भी केसेस है जहाँ पे लोग खुद आके हमको बोले कि मैं पोजेस्ट हूँ, मेरे अंदर सो एंड सो चीज़ है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ने मेरे को टेक ओवर किया। वैसे अच्छा, तो आप दोनों का ही एंट्री करने के बाद में आईपीएस में पहला केस क्या था जो एक साथ में? हाँ, एक साथ में दोनों का। चलो वैसे आप 2 साल सीनियर हुए इस हिसाब से, आप 2012 में या 2014 में, बट स्टिल पहला आपका इंडिविजुअली कैसा था? तो 2013 में ज्वाइन किया था, 13-14 ये एक साल जो है मैं अकेला नॉर्थ ईस्ट में करता था इन्वेस्टिगेशन। 15 में आई हैव शिफ्टेड टू मुंबई। तो जब मुंबई में आया देन बाय द टाइम सिद्धार्थ ऑलरेडी आईपीएस में आ चुका था। तो इन्वेस्टिगेशन मुंबई में सोलो नहीं हुआ, एक साथ हम किए हैं हमेशा। आई थिंक पहला केस हमारा कहाँ था? सो पहला केस हमारा एक गवर्नमेंट क्वार्टर्स में था जो साउथ मुंबई में है, और वो केस आया था हमको बिकॉज उन्होंने, वो जो क्लाइंट थे उन्होंने दिल्ली में कांटेक्ट किया था, जो हमारा दिल्ली टीम है, सो उनको कांटेक्ट किया था और उनके थ्रू हमको वो चीज़ रेफर हुआ था। और वहाँ पे अगेन जो केस था, मतलब जो क्लेम्स थे बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, कि उनके घर में उनको लग रहा है कि बहुत सारे आत्माएं मौजूद है, और उनके जो बिल्डिंग का टेरेस है वहाँ पे भी उनको लग रहा था आत्माएं मौजूद है, लेकिन उनको लगा था वो सराउंडेड बाय आत्माएं हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे गए, हमने थोड़ा लॉजिकली चीज़ों को रिसर्च करना शुरू किया, जब क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो हमको मालूम पड़ा कि ज़्यादा करके वो साइकोलॉजिकली केस था। तो फर्स्ट ही जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था इस फील्ड में, वो जो केस था, और तभी तो काफ़ी सारे मेंबर्स थे, मतलब हम करीब आई थिंक 7 या 8 लोग गए थे एक साथ उस केस में। और वो फर्स्ट केस था जहाँ पे पूरा टीम एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिला था, इंटरेक्ट किया था और एक साथ एक केस में गए थे। वो एक्साइटमेंट भी काफ़ी था, लेकिन ऐसा कुछ आज सच वहाँ पे पोटेंशियल या सब्सटेंशियल हमको मिला नहीं था। सो वो साइकोलॉजिकली केस था। और इससे पहले अगर मैं बोलूँ तो जैसे इन्होंने, ये 2015 में आए थे, मेघना भी जो थी अराउंड दैट टाइम ही उन्होंने ज्वाइन किया था। मुंबई में 2014 से हमने शुरू किया था इन्वेस्टिगेशन। तो जो फर्स्ट केस था मुंबई टीम का, तभी मुंबई टीम में सिर्फ 2 जन थे, मैं था और मेरे साथ एक और एक जन थे, उन्होंने छोड़ दिया, क्विट कर दिया ये फील्ड। तो जब हम लोग गए थे केस में, हमारा फर्स्ट केस जो था वो मुकेश मिल्स था, जो था गौरव जी के साथ ही। वो आए थे दिसंबर 2014 में मुंबई में आए थे, और उनके साथ एक और इन्वेस्टिगेटर थे, रॉब। सो रॉब डिमेरिस, अगर आप मतलब क्लासिक, अगर आपने गोस्ट हंटिंग सीरीज वगैरह देखा है तो उन्होंने वहाँ से, मतलब वो वेस्ट के यूएस के इन्वेस्टिगेटर है। सो उन्होंने गोस्ट हंटर्स इंटरनेशनल, अगर आपको पता होगा, काफ़ी फेमस शो है। सो वो लीड इन्वेस्टिगेटर थे, और हंटिंग ऑस्ट्रेलिया में भी वो लीड थे। सो उन्होंने वो आए थे इंडिया में, एक सीरीज़ उनका न्यूज़ चैनल के साथ एक सीरीज़ चल रहा था। सो उस सीरीज़ का आई थिंक 7th या 8th एपिसोड हमने मुंबई में, मुकेश मिल्स में। तो इसकी एक खास बात है कि जो टीम हमारी गई थी आईपीएस में, वो ओनली टीम इन इंडिया है जो मुकेश मिल्स आज तक जा पाया है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई और टीम गई है। के बाद भी कोई नहीं गया है अभी अलाउड ही नहीं जाना, तो अभी बंद तक हो तो गया। बंद हो गया। मतलब अलाउ नहीं करते। सो वो एक नसीब बोल लो, वो एक गौरव जी का ब्लेसिंग बोल लो, आई डोंट नो क्या उन्होंने जादू किया कि उनको परमिशन मिल गया। और ऑफकोर्स उन्होंने, और मैं न्यूज़ चैनल को भी क्रेडिट दूंगा जिन्होंने वो लोकेशन को उसका परमिशन लिया। बट हमारी आईपीएस टीम ही एक ऐसी टीम है जिन्होंने मुकेश मिल्स को इन्वेस्टिगेट किया आज तक इंडिया में। ऐसा कौन सा केस था जिसमें आपको लगा हो कि पर्सनली यार मैंने तो फील किया, बाकी लोगों को नहीं पता चला, बट कुछ तो है यहाँ पे? ये तो बहुत सारे केसेस में होता है, बट कोई सबसे ज्यादा मेन केस जो अभी याद आ रहा हो? एक केस मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे हमें ये पैरानॉर्मल एंगल वाला बता रहा हूँ मैं। ये केस है मुंबई का एक वेस्टर्न जगह पे। वहाँ पे जो हम जो क्लेम हुआ था हमारे पास कि वहाँ पे एक इन्फेंट बच्चा है, 8 महीना का या 1 साल का था। उसको अजीब वो हरकतें करते थे, जैसा अचानक से स्माइल करना, अचानक से बैठ जाना। एक बच्चा एंड अचानक से मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एक तरफ उंगली से देना, 8 महीने का बच्चा है। एंड देन घर पे चीज़ें थोड़ा, कितने का? 8 महीने का। 8 महीने का? हाँ, आई थिंक 8 महीना या हाँ 8 महीने का। और घर की चीज़ें गिरना शुरू हो गया। सामान आई थिंक स्लाइट एक मूवमेंट हुआ था, उनके सीसीटीवी कैमरा पे कैप्चर हुआ। एक सीसीटीवी कैमरा का फुटेज हमारे पास आया था
जिसके बाद हमने कहा कि लेट्स गो। उनके रूम में कोई नहीं था। रूम में एक लगेज था, ट्रॉली बैग, उस पर एक टैग लगा हुआ था, जो एयरपोर्ट का टैग होता है। तो वो टैग नीचे में गिरा हुआ था, मतलब इट वॉज फ्लैट, एंड स्लोली वो टैग जो है ना स्ट्रेट हो गया। एंड जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा कि लेट्स गो। तो फिर हम गए। जाने के बाद पहले तो इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट किए, तो एक अजीब फील भी हो रहा था, बिकॉज कुछ लगा था हमें कि है। एंड जब हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया तो इनिशियली कम्युनिकेशन में हमें जैसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस में पूछा तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जब हमने बच्चे को लेके पूछा ना, देन तुरंत रेस्पॉन्सेस आना शुरू हो गया, EMF मीटर पे, EVP में। एंड मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट्स अ लॉन्ग केस है। तो अल्टीमेटली ये हुआ था कि जो बच्चे का एक्चुअल मम्मी था, शी वॉज डेड, एक्सपायर्ड हो गया। कैसे हुआ उन्होंने नहीं बताया। एंड ड्यूरिंग जब हम बात करते हैं क्लाइंट के साथ, क्लाइंट बहुत सारी चीज़ छुपाया है। उसका सेकंड मैरिज है और बच्चे को देख नहीं रहा था। जो सेकंड वाइफ आया हुआ था, तो शी वॉज नॉट पुटिंग मच एफर्ट टू दैट पर्टिकुलर बेबी। तो इसके कारण कि ये सब चीज़ें हो रहा था। देन हमने कहा कि यार देखो, आपको ये सर्टेन चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अभी तो आपने बिगिनिंग में थोड़े बहुत चीज़ें हो रहा है, ये ओवर एस्केलेट भी हो सकता है इफ़ यू डोंट स्टॉप राइट नाउ। तो उन्होंने माना हमारी बातें, एंड देन उन्होंने जो भी हमने कहा वो उन्होंने किया। 15 दिन या 1 महीना बाद हमने जब फॉलो अप किए तो उसने कहा धीरे धीरे चीज़ें अभी नॉर्मल हो रही थी। जो चीज़ें पहले होता था फ्रिक्वेंटली वो बंद हो गया। देन दैट केस वाज सॉल्व्ड। हाँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुआ। सिद्धार्थ का एक गैजेट्स लेके जा रहे हैं, अचानक से गैजेट्स जो है वो हैवी फील होने लगा, गैजेट्स वेट बढ़ गया उधर से। फिर बैटरी ड्रेन हो गया। एंड बहुत सारी चीज़ ऐसे हुआ, मेघना को पुश फील हुआ। मुझे आई थिंक कहीं पे लगा कि समवन इज कंधे पे बैठा हुआ, ऐसा कुछ फील हुआ, मतलब हैवीनेस एक था। तो दैट केस वाज समथिंग, रादर हम बहुत खुश भी हुए कि चलो एक चीज़ तो हमने हेल्प सॉल्व किया। तो दैट वाज अ केस, इंटेंस केस था। और कहीं ना कहीं ये भी होता है बहुत सारे केसेस में, जैसे बोलते हैं ना कि मुझे शायद कुछ, जैसे आपने जो क्वेश्चन ओरिजिनली पूछा था वो भी अक्सर होता है कि एक केस था जहाँ पे मुझे याद है कि हमने पूरा जो इन्वेस्टिगेशन किया था उस टाइम पे कुछ भी नहीं मिला था, और जैसे हम सब रैप अप करके जा रहे थे और बहुत थक गए थे मेंटली, आई थिंक हर कोई एग्जॉस्टेड था, बिकॉज वो केस में ऐसा था कि मतलब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हिंट मिल गया था कि यहाँ पे कुछ है नहीं। शायद वो क्लाइंट ने, मतलब उसको लगा होगा कि वहाँ पे कुछ है करके उन्होंने हमें बुलाया था, लेकिन रियलिटी में वहाँ पे कुछ चीज़ था नहीं। बट जो एफर्ट लगता है, जैसे मैंने बोला, रात भर जागना पड़ता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, जो भी हमने मेथोडोलॉजी ट्राई की उससे कोई रिजल्ट आया नहीं। लेकिन जब हम पैकअप करके जा रहे थे तो उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ऐसा हुआ कि रीत को शायद कुछ पैसेज वैसे उनके बेडरूम में पास होता ना, ऐसा दिखा जैसे कोई काला साया जा रहा है, शैडो जा रहा है, और सेम टाइम पे उनको चेस्ट में कुछ हैवीनेस फील हुआ। तो एकदम से जैसे हम पैकअप करके बाहर निकलने वाले थे, इनके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ। तो उन्होंने बाद में, मतलब जब हम बाहर गए तब उन्होंने बताया कि मुझे अभी ये चीज़ फील हुआ है। पर वो सुबह के टाइम था, लाइक 5:15 या 6 बजे के आसपास का टाइम था, 5:45। तो और हम लोग रात भर थे, मतलब हम लोग ने 8 बजे या 9 बजे इन्वेस्टिगेशन 10 बजे के आसपास शुरू किया था और 5:15 बजे हमने रैप अप किया था। और तभी इन्होंने बोला, तो शायद उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे था कि चल पहले अभी घर जाते, बिकॉज बहुत थक गए, तो थोड़ा सो के रिफ्रेश होके बाद में सोचते इस पे कि क्या हुआ होगा। सो ऐसा होता है कभी कभार कि एक कोई, बहुत बार EVP में भी आते से निकल जाओ, आवाज़ है EVP में जब हम करते कि नो, मतलब सिंगल वर्ड पे नो, कम्युनिकेशन करना है नो। तो बहुत टाइम ऐसा होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम इन्वेस्टिगेशन करते, हमारे ऊपर नहीं रहता है वो कि हम कम्युनिकेशन करेंगे तो वो कम्युनिकेट करेगा। इट डिपेंड्स उनके ऊपर कि एक्चुअली उनको करना है कि नहीं। तो जैसा मैंने ये केस उन्होंने बताया, वो पूरे रात भर हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमें कुछ दिखा नहीं, बिकॉज उन्होंने दिखाना नहीं चाहा। जो भी एनर्जी है, जो भी शक्ति है, वो दिखाना नहीं चाहता है। सुबह जब हम निकल रहे थे तो शायद एक ग्लिम्स बोला, चल तुम लोग जा रहे हो ना, ले ले, देख ले। तो ये होते हैं बहुत सारे केसेस में।
अच्छा, आप पैरानॉर्मल में हो, यानी कि आप नेगेटिविटी के साथ मोस्ट प्रोबेबली डील कर रहे हो, तो उस नेगेटिविटी के लिए आपको कुछ पॉजिटिव चाहिए होता है, कुछ शील्ड्स चाहिए होती है, तो वो आप कैसे मेक श्योर करते थे कि यू आर प्रोटेक्टेड? देखिए, पहली चीज़, एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव तो होती नहीं है। पहली चीज़ तो हम डील कर रहे हैं एक एनर्जी के साथ ही। अब वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव तभी बनता है जब उनके इंटेंट पता चलता है। रही बात शील्ड या प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन हम यूज़ नहीं करते बिकॉज फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे मिलने आऊँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, खुद से चाहता हूँ, और मैं अपने शरीर में ऐसी चीज़ें लेके आऊँ जो आपको दूर करे या आप उससे भागो, तो व्हाट इज़ द पॉइंट फॉर मी टू कम एंड मीट यू? तो हम कोई शील्ड नहीं रहते। प्रोटेक्शन ये होता है कि अगर बड़े लोकेशन में अगर हम इन्वेस्टिगेट करते तो वहाँ पे जानवर वाइल्ड एनिमल्स का खतरा होता है, बहुत सारे इंटॉक्सिकेटेड पीपल होते हैं वहाँ पे एरिया पे। जैसा भांगड़ हो गया, भांगड़ में एरिया पे जो है वहाँ पे इंटॉक्सिकेटेड बोटल्स, इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स पड़े हुए मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके साथ में, तो वो सब का हम करते हैं कि अकेले मत जाओ, कोई इन्वेस्टिगेट करने। ना दूसरा सबका इवन अपना अपना तरीका है, राइट? सो हो सकता जैसे इन्होंने बोला कि ये प्रेफर नहीं करते कुछ पहनना, बट ऐसे और भी रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो अपना खुद का कुछ कैरी करते हैं। वो भी रिलीजियस है कोई, तो वो अपने साथ नहीं, मैं पर्सनली नहीं। सो मैं मानता हूँ कि जो जैसे आपका साइकोलॉजी है, सो एक चीज़ बहुत इस फील्ड में जिसको भी आना है उनके लिए भी एक एडवाइस है कि आप जब तक आपको आपका इंटेंट क्लियर नहीं है कि आप क्यों इस फील्ड में जाना चाहते हो, या आपका पर्पस क्लियर नहीं, तब तक आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपका पर्पस और आपका इंटेंट साफ है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ से डरना चाहिए। तो ये पूरा चीज़ आपका, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ ये मेंटल भी है कि आपका जो साइकोलॉजिकल, जो आप जिस तरह सोचते हो। इसलिए ये एक चीज़ जो आपने स्टार्टिंग में पूछा जा रहा है, नशे वाली बात, ये भी एक चीज़ है कि आप वो सब अगर कर रहे हो तो आप खुद को और ओपन अप कर रहे हो इस चीज़ों को आप पे नेगेटिवली इफेक्ट करने का। सो बेटर है कि यही चीज़ों से आप दूर रहो और आउट ऑफ फुल लाइक पॉजिटिव इंटेंट से अगर आप करोगे काम तो कुछ होगा बट नहीं। जो रखना चाहते रख सकते हैं, हम मना नहीं करते बिकॉज अगर किसी को उस चीज़ को रखना Belief है तो वो थोड़ा पॉजिटिविटी मिल रहा है थोड़ा, और चलो एक अंधेरे में जाना है तो चलो हनुमान चालीसा पढ़ लिया, तो वो सपोर्ट मिल रहा है, देन इट्स ओके। और हम भी क्लाइंट टू क्लाइंट केस में करते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि ये क्लाइंट बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ऑल्दो मैं पर्सनली शायद इतना नहीं मानता, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मेरा क्लाइंट है जिनको उस चीज़ से कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है, तो हम वो चीज़ उनके सामने एटलीस्ट उनको एक उनको एक सेफगार्ड करने के लिए, या एक उनके लिए एक एंकर जैसा होता है वो, कि वो करने से उनको लगता है कि हाँ अभी ठीक हो, वहाँ पे कुछ होगा भी नहीं तो भी ये का चीज़ काम करेगा। सो अगर वो केस टू केस डिपेंड होता है कि हमको क्या लग रहा है वहाँ पे। जी, कोई ऐसी जगह आपको याद आ रही है जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेट करने गए हो और वहाँ से ना कुछ हुआ हो और आपको वापस आना पड़ा हो? कभी हुआ है कि छोड़ो यार यहाँ पे नहीं करते हैं, कुछ सही नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ? आई थिंक कौन सा शमशान घाट नहीं, बट ऐसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे कोई भी केस आज तक ऐसा रहा नहीं है हमारा कि हमने स्टार्ट किया और बीच में से उसको एंड किया हो। ऑल ब्रेक लिया है हमने कि बाहर जाके थोड़ा वेट किया, क्योंकि आप एक अंधेरे में अंदर धूल मिट्टी चीज़ों को मतलब देखना, उसके अंदर जाना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर खंडर में जा रहे हो रात को, और हम जाते हैं 12-1-2 बजे रात को, इवन जो वुड की साउंड होता है ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं पे ट्रिगर करता है। तो थोड़ा 15-20 मिनट हम माइंड रिफ्रेश करने के लिए ब्रेक लेते हैं। बट ऐसे और एक केस में ऐसा हुआ था कि जहाँ पे चीज़ें इतनी सारी एक साथ हो रही थी कि हमको चाहिए था कि थोड़ा अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे फिर वापस दोबारा आए। बट इस केस के बारे में बात करते हैं। सो हुआ ये था कि ये एक बहुत ही आई वुड से सबर्बन या बहुत ही पॉश एरिया है मुंबई का, साउथ मुंबई। तो वहाँ पे एक बिजनेस फैमिली थी, वेरी वेल टू डू फैमिली, काफ़ी अच्छे अपार्टमेंट था उनका, वहाँ पे वो रह रहे थे। सो उनको लास्ट आई थिंक एक 6 साल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 10 साल से, आई डोंट रिमेंबर, कि एक टाइम पीरियड से उनको कुछ चीज़ें उनके साथ हो रही थी उस घर में, और उनको ऐसा लगता था कि वहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी मौजूद है जो उनको इम्पैक्ट कर रही है, नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। काफ़ी सारे साइंस थे, जैसे उनके घर का जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है वो ख़राब होते थे, उनको स्विच ऑन ऑफ होने की आवाज़ आती थी, और लाइट्स एक्चुअली ऑन ऑफ होते भी थे वहाँ पे, फुटस्टेप्स की आवाज़ आती थी, चीज़ें अपने आप गायब होती थी। अगर उन्होंने कोई चीज़ यहाँ पे रखी हो, अगले दिन सुबह वो चीज़ वहाँ से हिल गई होती थी। सो और
फिजिकल एक्सपीरियंसेस भी हुए थे, उनको किसी ने पुश किया ये, तो तब जाके उन्होंने हमें इनवाइट किया। लाइक कोई उनके फैमिली का मेंबर, हमारे जो टीम मेंबर है मेघना, उनसे रिलेटेड थे या कहीं उनसे मिले थे बाहर, तो उन्होंने फिर मेघना को, उनको याद है कि हाँ मेघना आईपीएस में है और हम ये करते, तो उन्होंने हमें बुलाया था। इनिशियली जब हम गए थे वहाँ पे एज सच, लाइक स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, इन द फर्स्ट 1 आवर एज सच कुछ वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस हुआ नहीं। लाइक हमारे इक्विपमेंट्स भी काफ़ी नॉर्मल थे, सब ठीक चल रहा था। 1 घंटे बाद होता ये है कि हमें क्लाइंट जो थे जिनके साथ हम लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, वो थोड़े से चीज़ों को लेके थोड़े हाइपर हो जाते, एंड जब उनका वो मूड स्विच हुआ तब चीज़ें घर में होना शुरू हुई, और ऐसे लेवल पे होना शुरू हुई कि जैसे अगर हम यहाँ पे बैठे हम कुछ चीज़ पे पढ़ रहे या रिसर्च करें या बात करें, तो किसी और उनके घर के पार्ट में कुछ चीज़ होने शुरू हुई। जैसे बेडरूम में अपने आप टीवी स्टार्ट हुआ, बेडरूम का डोर हमें बंद होने का आवाज़ आया, कहीं से कुछ और एक चीज़ गिरने की आवाज़ आई, एंड ऐसे था कि जैसे कि उन्होंने कुछ अनलॉक कर दिया वहाँ पे, और एकदम बोलते ना एक्टिविटी बढ़ गई वहाँ पे। एंड उस एक टाइम था कि हम लोग, बिकॉज हम लोग थे 4-5 लोग थे और हम लोग एट अ टाइम एक चीज़ पे फोकस कर रहे थे, तो दूसरे रूम में कुछ हो रहा था, रैंडमली फ़ोन कॉल आ रहे थे लैंडलाइन पे, और सामने से कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वो फ़ोन कॉल बज रहे हैं लगातार आ रहे हैं। हाँ लगातार। हमने उठाया तो भी ये नहीं, वो एक टाइम पे ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि पूरे रात वैसा हो रहा था, एक टाइम पे ऐसा वो चीज़ें एस्केलेट हुई, और फिर बाद में कहीं ना कहीं वो क्लाइंट बहुत अनकंफर्टेबल हो इस चीज़ से, तो वो बोले कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं किसी से मिल के आता हूँ करके वो चले गए। फिर हम घर में अकेले ही थे, मतलब जो उनके फैमिली कुछ मेंबर्स थे और हमारी जो टीम थी, और तभी दोबारा वो चीज़ें ना डी एस्केलेट होके एकदम एनवायरनमेंट फिर शांत हुआ। फिर जब वो क्लाइंट थोड़ी देर बाद आए तो वापस चीज़ें होना शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं वो जो एंटिटी एनर्जी जो भी आप बोल लो, वो उस क्लाइंट से या उस जिन्होंने हमें बुलाया था उनसे बहुत ज़्यादा वो अटैच थी, और उनके आप बोल लो एक तरह से इमोशनल जो उनकी स्टेबिलिटी थी, जब भी वो अफेक्ट हो रही थी तब चीज़ें वहाँ पे होना शुरू हुई। एंड वो एक केस था जहाँ पे मैंने एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट को अपने आंखों से मुंह होता ना देखा था, और वो टाइम था जब शायद मैंने रीत को बोला कि अभी करेक्ट टाइम है कि हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते और बाहर जाके थोड़ा वेट करते, सो दैट एक तो क्या, बिकॉज मैं इस चीज़ पे वेरी ऑनेस्टली आपको बोलूँ, जब से मैंने चालू किया ये फील्ड, मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, मैं नहीं मानता ये सब चीज़ों पे जल्दी। लेकिन वहाँ पे जो चीज़ मैंने अभी जो चीज़ आप अपने आंखों से देखते हो, आप कैसे उसको हाँ नहीं, कैसे आप उसको रैशनलाइज करोगे, बिकॉज आपने देखा है वो चीज़ होता ना, राइट। एंड रीत भी वहाँ पे मौजूद थे, हम दोनों ने देखा था। पूरा जो बिलीफ सिस्टम होता है हिल गया मेरा, उस केस में मेरा बिलीफ सिस्टम थोड़ा हिल गया। हम दोनों रूम में थे, दरवाज़ा लॉक हो गया, बाहर हमारे 2 टीम मेंबर थे, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे, हम खोलने की कोशिश कर रहे, नहीं हो रहा है। और दैट सर्टेन पॉइंट ये होने से पहले सीसीटीवी कैमरा किसी ने ऐसा लगा कि हमारे ऊपर फेंका है, मतलब हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया था, एंड फिर हम मतलब खड़े होकर हम कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, एंड द सीसीटीवी कैमरा बहुत दूर तक, मतलब और वो होने से पहले, मतलब 5 सेकंड पहले, जो हमारे टीम मेंबर्स जो ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके पास एक वायरलेस टैब था जिसपे वो लाइव फीड ले रहे थे। तो लाइव फीड में पहले तो कुछ ग्लिच आ जाता है और उनका कैमरा कट हो जाता है, वो कट होने के बाद वो कैमरा उड़ के वहां पे गिरता है। तो ये सब कितना कोइंसिडेंस हो सकता है या क्या इसके पीछे लॉजिक था, वो आज तक हम समझ नहीं पाए कि क्यों। काफी सारी चीजें एक साथ हो रही थी। हाई इंटेंस इन्वेस्टिगेशन में एक सर्टेन एंगल या सर्टेन पॉइंट आता है ना, जहाँ पे हमारा ब्रेन जो है ना ब्लैंक हो जाता है, मतलब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है हम सोच नहीं सकते, मतलब दैट फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए एकदम डार्क आउट ब्लैक हो जाता है, क्या क्या हुआ ये। तो हमें थोड़ा खुद का भी सिस्टम रीसेट करना पड़ता है, देन जो है रखो बाहर। और हमने बहुत ज़्यादा इवन ये रैशनलाइज करना ट्राई किया, जैसे अगर रीत अभी बोल रहे तो मैंने फिर रीत को देखा, मैंने उसको पूछा तेरा हाथ लगा क्या इस पे, या हमसे कुछ गलती हुई क्या, या हमने वो शायद सीसीटीवी गलत सेट किया होगा। लेकिन बाहर से जब उन्होंने बोला कि आप जब कर रहे थे ये इन्वेस्टिगेशन तब आपका फीड कट हो गया था, तो फिर हमने वो एंगल सोचना शुरू किया कि वो फीड क्यों कट हुआ होगा, क्या रीज़न हुआ होगा कि वो फीड रैंडमली कट हो। उसके जो टैब पे था उस पर डेट टाइम सेटिंग सब चेंज हो गए अपने आप, बिना कोई वैलिड रीज़न के, और इतने देर से वो ठीक चल रहा था। सो ये सब चीज़ें जब आप डॉट्स मिलाते हो तब आपको पता चलता है कि ये नॉर्मल अकरेंस नहीं है। अगर नॉर्मल अकरेंस एक बार होता, राइट, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो घर में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, तो ये फिर यहाँ पे जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ तो ऐसे पैरानॉर्मल अकरेंसेस हो रहे थे जो हम उस टाइम पे समझ नहीं पाए। आज हम बैठ के हाँ उसको डिकोड करके आपको बता सकते कि ये रीज़न हो सकता है। फिर भी इसको इन डेप्थ समझने के लिए बहुत आपको
डेप्थ में जाके रिसर्च करके क्या उस फैमिली के कनेक्शंस रहे होंगे, वो सब आपको देखना पड़ता है। तो इनको सॉल्यूशन मिल गया था, सोल्व हो गया था? they doesn't wanted to get into the solution because उनको ये लगता था कि प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो जाएगा। हाँ, सो देयर आर लॉट ऑफ एंगल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि एक क्लाइंट को प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स, एक केस है जहाँ पे मेडिकल ने भी बोला कि भाई ये तो स्किज़ोफ्रेनिया केस है, क्लियरली मेंशन है, 12 साल से वो बंदी बेड पे है, स्किज़ोफ्रेनिया, फिर भी उनके फैमिली में नहीं मान रहे, वो बाबा हुआ को बुला रहे, पैसे उधर डाल रहे, हमें भी बुलाया, हमने कहा इट्स अ मेडिकल, फिर भी हमने सोचा कि चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिली, कि वो इतने हार्ड टाइम जा रहे हैं, चलो चलते हैं, कुछ नहीं मिला, बट स्टिल दे बिलीव दे हाँ कुछ है उनके अंदर। पर एक चीज़ होता है, ये मैं आपको मतलब आई डोंट नो क्या इसके पीछे लॉजिक होगा, लेकिन जब क्लाइंट्स हमको बुलाते और हम जब जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते, अब बहुत सारे लोगों का अलग अलग एक ये होगा कि हम इस तरह से उस पर्टिकुलर एनर्जी को वहाँ से निकालते, भगाते, डराते, जो भी। पर हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, आई डोंट नो, ये हो सकता है कि हम किसी लेवल पे कनेक्ट करते हैं उन चीज़ों से या क्या, लेकिन जब हम रिटर्न आते हैं ना, तो 95 क्या, मैं तो ज़्यादा परसेंटेज बोलूँगा केसेस में, वो केस वहीं पे सॉल्व हो जाता है। सो उसके बाद जब हम क्लाइंट को फॉलोअप के लिए कॉल करते हैं, सो वो बोलते कि यहाँ पे अभी तो कुछ है नहीं। सो इनफैक्ट जैसे ऑफ कैमरा हम हमको बता रहे थे कि आज हम कहीं जाने वाले, एक केस हमें, तो उस केस में जब हम प्रिलिमिनरी के लिए उस घर में गए थे और जब हमने क्लाइंट से सिर्फ बात की थी, हमने कुछ किया नहीं था, उसके अगले दिन उन्होंने रात को खुद रीच आउट करके बोला कि जो जो चीज़ें आपके आने से पहले हो रही थी यहाँ पे, वो चीज़ें आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन अभी एकदम शांत लग रहा है, लाइक वो घर अब मेरा घर जैसा लग रहा है, कंफर्ट फील हो रहा है वहाँ पे। लाइट अपने आप फ्लिकर कर रहा था, हमारे सामने हुआ है जब हम प्रिलिमिनरी करने गए थे, लाइट फ्लिकर और अचानक से बंद हो गया लाइट, दरवाज़ा हमने पहले चेक करने की कोशिश की कहीं पे, तो विंड का वो तो नहीं है, ड्राफ्ट नहीं है, तो दरवाज़ा भी हर एक कम्युनिकेशन के बाद दरवाज़ा बंद हो रहा है, थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, जैसा हम बोल रहे हैं अगर कोई है बात करना चाहता हो तो आप दरवाजे से साइन दो, एंड देन तो बहुत सारी चीज़ हो रहा है। उनके जो वॉइस असिस्टेंट जो डिवाइस होते हैं, एलेक्सा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता वो ऑटोमेटिकली ऑन होके जवाब है। मैं एक बात सच बताऊं, मेरा जो मैक है वो रात को जैसे रखा है, मैं कई बार ओपन करके कुछ चल रहा है, एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा है, कुछ मैं छोड़ देता हूँ और ऐसे आउट ऑफ नोवेयर उसमें सीरी ऑन हो जाती है। बहुत बार मेरे साथ होता है, एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाती है। मैं कहता यार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, ऐसा होता है मेरे साथ में। और हमारे सामने भी 2 बार हुआ था वो। और जो आप ये लाइट फ्लिकर वाली बात कर रहे हो, आई डोंट नो कि वो अभी है नहीं, हमने कट कर दिया था, ये प्लांट गिरा था अपने आप स्टार्ट करने वाले, ये लाइट फ्लिकर हुई थी, अगर वो होगा तो हम उसको यूज करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन से गए हो वापस एंड आपके साथ पर्सनली, जैसे आपके साथ में बाकी लोगों को कुछ नहीं लगा, बट आपके साथ में आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई चीज़ आ गई आपके घर पर? ये एक केस था, हमने किया था आई थिंक मारवे रोड ना, मारवे रोड में एक कहावत था, मतलब बहुत फेमस, की वहाँ पे गाड़ी के पीछे कोई दुल्हन देखते हैं एंड ऑल दिस। वो फेमस स्टोरी हिच हाइकर, फैंटम हिच हाइकर, अगर आप गूगल करोगे तो वो रोड पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस हुआ है। तो हम एक न्यूज़ चैनल के साथ गए थे वहाँ पे एंड इन्वेस्टिगेशन हुआ, वहाँ पे एडजेसेंट एक शमशान घाट भी था, वहाँ पे भी गए थे एंड देन इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया, वी हैव गिवन माई आवर इंटरव्यू जो भी है, एंड तो मैं बाइक लेके वापस आ रहा हूँ। तो बाइक जब आप चलाते हो, जब सोलो राइड करते हो, आपको समझ में आता है, और कोई पीछे बैठा तो आपको समझ आता है, तुरंत मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई बैठा है, वो हैवीनेस आ गया एक बाइक में कि चलो पीछे कोई है। हाँ, तो मैं रोका नहीं बाइक, बिकॉज रात का टाइम था, मैंने कहा चलो घर जाके देखते क्या होता है। एंड पूरा घर तक आया, उतर के मैं देखा होगा नहीं, मैं जो है देखा जाएगा। सो हमारा क्या ना, हमारे साथ अगर ये सब होता है ना, हमें अच्छा लगता है, डर नहीं लगता है, वो थ्रिल फील होता है। तो मैं घर पे गया एंड टिल आई टूक अ सॉल्ट वाटर बर्थ एंड ऑल, और फिर मैं सो गया एंड फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे डैड मुझे पुकार रहा है विथ माई नेम, और हालांकि माई डैड इज़ पास्ड अवे लॉन्ग टाइम बैक। देन फिर वो कुछ समय के 2-3 मिनट के लिए हुआ एंड देन सडन 2 या 3 नॉक्स हुए डोर पे। फिर मैंने कुछ नहीं किया एंड आई वाज थिंकिंग देन डेफिनेटली कुछ तो आया होगा एंड आई जस्ट स्लेप्ट। तो अगले दिन उठ के मैं देखा कि दरवाज़ा खुला, आई सो 2 कौवे मरा पड़ा हुआ था मेरे घर के बाहर।
एंड दैट जो क्रो का जो बॉडी था वो ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत 1-2-3 दिन पुराने वो था, तो मैंने मरा हुआ था। तो वो एक केस मेरे साथ हुआ था, बहुत थोड़ा इंटेंस था, बट होता है ऐसा कभी व्हेन यू फील। बट इसको मैं एक्सप्लेन नहीं, अभी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी क्या चाहता है, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी चाहता है आप एविडेंस निकालो देन एक्सप्लेन करो। अब ये चीज़ जो मेरे साथ हुआ उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, मतलब कोई एविडेंस नहीं है, ये मैं जो बोल रहा हूँ वही है, मैं खुद एविडेंस हूँ। हाँ, तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ऐसे आई थिंक सबके साथ ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ ना कुछ और होता बहुत है। बार साइकोलॉजिकल भी होता है। अब रात भर आप एक जगह पे ऐसे हो जहाँ पे बिल्कुल अंधेरे में खंडर में हो, या किसी क्लाइंट के घर पे भी हो, वो क्लाइंट कोई खुशी से तो हमें बुलाता नहीं है, जितने भी बार हमें बुलाते हैं वो कोई ना कोई एक दुख का रीज़न ही होता है, और बहुत सारा ट्रॉमा होता है। आप बैठ के उनके साथ सुन रहे हो, उनका स्टोरी सुन रहे हो, तो और जब आप अगले दिन आके मतलब टायर्ड होके आप आके सो रहे हो, तो वही चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्ले होती है। इसलिए हम यूजुअली एडवाइस करते हैं किसी को भी जो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है कि ये एक रीज़न है, अगर मैं आपको बोलूँ कि वाई हम लोग फुल टाइम ये नहीं करते। बिकॉज फुल टाइम अगर आप यही करोगे, अगर आप यही चीज़ें सोचोगे, यही चीज़ें आप एकदम इन डेप्थ जाओगे ना, तो हमने ऐसे भी केसेस देखे जहाँ पे लोगों ने अपना जो मानसिक संतुलन है वो खो दिया है। एंड वो बाद में ऑफ कोर्स ब्लेम करने के लिए आप बोल सकते हो कि हाँ ये तो कोई एनर्जी है, कोई एंटिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान का एक ऑब्सेशन ही है। और ये फील्ड ऐसा है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा घुसोगे ना तो थोड़ा एडिक्टिव है। आप उसी के बारे में रिसर्च करो, रात भर पढ़ो, देखो अगले दिन या उसी रात को आपके साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा। एंड मोस्टली तो साइकोलॉजिकल होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा पढ़ने से कोई एंटिटी आती नहीं आपके पास, लेकिन जब आप उसी बारे में सोचते रहते हो, कंटिन्यूस दिन रात आप सोच रहे हो, तो आपके साथ चांसेस है कि वो चीज़ घटे। आप थोड़ा सोचो ना कि आप एक रूम के अंदर हो, उसी रूम में एक औरत ने फांसी लगाई है, उसी रूम में आप रात के 2 बजे अकेले बैठे हो, लाइट ऑफ है, आपके सामने 2 गैजेट्स है और आप उससे बात कर रहे हो किसी नो वन। मैं अगर होऊंगा तो मुझे तो पंखे पे दिख जाएगी। एग्जैक्टली तो ये सब इंटेंस भी साइकोलॉजिकली बहुत करते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि वो साइकोलॉजी जैसा मैं जब किताब लिखना शुरू किया था पैरानॉर्मल के ऊपर हटो, तो ड्यूरिंग दैट फेज में बहुत पैरानॉर्मल लेके खड़ा था, तो मुझे मेरे घर पे देखना शुरू हो गया था साइकोलॉजिकली। कुछ भी आवाज़ होता है मैं बोलता पैरानॉर्मल, कुछ भी बाहर से आवाज़ आ रहा है मैं बोलता। तो मैं 2 साल ब्रेक ले लिया था IPS से, रिसर्च से, मैं 2 साल पूरा मतलब कनेक्ट ही नहीं था। तो ऐसा होता है, यू हैव टू रीसेट योर सिस्टम। एक ऐसे केस मुझे याद है, ये बिफोर हम लोग मुंबई में या हम लोग मुंबई में जस्ट स्टार्ट किए थे, लेकिन ये हुआ था दिल्ली में, जो वकाराज जी है उनके साथ हुआ था। सो वहाँ पे क्या हुआ था कि वो एक ऐसे फ्लैट में गए थे जहाँ पे एक क्रिमिनल ने सुसाइड किया था, और वो क्रिमिनल बहुत ही मतलब नामी क्रिमिनल थे, एंड उन पे बहुत सारे केसेस चल रहे थे, मुकदमे चल रहे थे। तो उन्होंने उनका एक टैगलाइन नहीं बोलूँगा, बट वो जब भी किसी के साथ झगड़ा होता था ना, तो बोले ज़्यादा मत बोल, गोली मार दूंगा, ऐसे वो बोलते थे वो जब जिंदा थे। एंड राज जी उस फ्लैट में थे, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनके साथ कुछ कुछ वहाँ पे चीज़ें हुई, लेकिन सबसे जो स्ट्रांग उन्होंने एविडेंस लाया था, और उस टाइम में देख के एकदम मैं खुद शॉक था, बिकॉज उन्होंने वो एविडेंस शेयर किया था, उन्होंने यूट्यूब पे भी डाला है। तो उनको एक EVP मिला था जिसमें एक आदमी का आवाज़ है, जो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उसमें क्लियरली वो बोल रहे हैं गोली मार दूँ। और ये उनका वन ऑफ द फेमस, या बोलते हैं ना वन ऑफ द मोस्ट कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ द पैरानॉर्मल है, कि उन्होंने वो वॉइस रिकॉर्डर में उसी मेल का वॉइस उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, जो ये 3 वर्ड बहुत स्लाइट विस्पर जैसा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे आपको ये तीनों शब्द क्लियरली सुनाई देंगे। तो उन्होंने इसका एक यूट्यूब पे एक कंपाइलेशन बना के डाला है, वन ऑफ हिज बेस्ट एविडेंस करके। सो ऐसे होता है कि जब आप कोई लोकेशन पे जाते हो, और यूजुअली हमको जब बुलाया जाता है तो ऐसे ही लोकेशन होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक घटा हो, या कुछ ना कुछ डेथ्स हुए हो। मुकेश मिल्स अगर आपको पता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को वो फायर की वजह से उनकी डेथ हुई थी। हम लंबी देहार माइंस गए हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही है कि एक एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी। सो वो चीज़ होती है, जब आप खुद को उस चीज़ में एक्सपोज करते हो, या ये सारी वो मैंने बोलूँगा स्पिरिट्स ही होंगी वहाँ पे, बट वो एक जगह का आप बोलते हैं ना एक इमोशनल कनेक्ट जो होगा, या एक एनर्जी वहाँ पे ऐसी होगी कि वो थोड़ा लो ही होगी। जो भाई सीरीज आई थी, इसमें ना कुछ एंटिटीज़ का नाम लिया गया है, एंड उनको दिखाया गया है कि वो आपके केसेस से कैसे रिलेट करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी इन रियल लाइफ आपको याद आ रही है जो आपने हैंडल की हो? किसी एंटिटी की बात कर रहा हूँ। नाम से तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे वो केस से याद है। सो जो एक केस था जहाँ पे हमें बुलाया था, और वहाँ पे
ऐसे हुआ था कि जो इन्वेस्टिगेशन जब हुआ था पूरा, और जब हम घर गए थे, स्पेशली मैं जब सो के उठा था, तो मेरे माइंड में ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर, आप एंटिटी बोल लो या उस केस को लेकर, इतनी सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी कि बोलते अपने आप एक मेरे सामने एक पिक्चर बन गया था कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है. एंड जब मैंने वो चीज़ क्लाइंट को कॉल करके बोली थी कि मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ है, वो क्लाइंट शॉक थे, बिकॉज वो एक ऐसा इन्फॉर्मेशन था वो जो किसी ने हमसे शेयर नहीं किया था, और हमने खुद वो फिगर आउट किया वहाँ पे जाके. वो क्यों हुआ? बिकॉज जब हम इन्वेस्टिगेट करते, जो जो एविडेंस हमें मिले, जब हमने उस एविडेंस को एनालाइज किया और जब उसके बारे में और डेप्थ में सोचा, तो चीज़ें कनेक्ट होनी. इनफैक्ट हमें तो मिसगाइड किया था एक तरह से कि यहाँ पे जो भी चीज़ है वो बदला लेने के लिए आया है, जो ये है वो है. बाद में हमें पता चला था कि वो उस पर्टिकुलर जगह पे ऐसे हुआ था कि वहाँ पे किसी इंसान को मजबूर किया गया था अपना जान लेने के लिए. मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस वहाँ पे की थी कि वो उस इंसान ने अपनी जान ले ली थी. एंड फिर जो भी वहाँ पे चीज़ें हुई वो उस बदले के भावना में ही हुई थी, मतलब उस रिवेंज आप बोल लो एक तरीके से, वो चीज़ वहाँ पे शुरू हुई थी. लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका ये नहीं था कि हम डायरेक्टली जाके उस एंटिटी को बोले कि ये तो बहुत ही नेगेटिव एंटिटी है, ईवल है. कोई भी इंसान अगर जिंदा भी होगा वही चीज़ करता था जो उस एंटिटी ने उस टाइम पे किया. सो ये जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई, जो भी घटी वहाँ पे, तो वो उसके पीछे हमें उसके बाद में हमने जब सोचा तो हमको मालूम पड़ा कि ये रीज़न हो सकता है. और बाद में वो क्लाइंट ने भी अग्री किया. तो वो एक बोलते हैं ना, वो एक केस कहीं ना कहीं मेरे लिए वो बहुत, मैं उसको क्लोजली रखता, बिकॉज मुझे पता है मुझे कैसे लगा था वो सुबह उठ के कि अरे इसके साथ बहुत गलत हुआ है. आपके साथ में कोई साइकिक मीडियम भी रहते थे उस टाइम पे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन? बिकॉज साइकिक को हम एटलीस्ट मैं नहीं मानता हूँ ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन टाइम. बिकॉज मैं तभी मानता हूँ साइकिक को अगर साइकिक ने बोला कि देखो मुझे एक साया दिख रहा है, ये कॉर्नर में दिख रहा है मुझे, वो तुम्हें देख रहा है या तुम्हारी तरफ वट एवर XYZ, और हम हमारे गैजेट्स लेके गए, या जब उस पर्टिकुलर जगह में हमने टेम्परेचर मेजर किया और टेम्परेचर ड्रॉप है, अगर ऐसा है देन आई विल टेक इट एज ए साइकिक. बट इफ एनीवन इज सेइंग आई एम फीलिंग समथिंग, आई एम फीलिंग समवन इज नेक्स्ट टू मी, आई कैन सी दिस, आई कैन सी दैट, आई डोंट बिलीव दैट. वो आपका पर्सनल टेक है. बट अगर आप डॉक्यूमेंटेड कुछ करना चाहते हो तो आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा. तो साइकिक मीडियम्स, नो ऑफेंस, विद ड्यू रेस्पेक्ट, जिनके पास एबिलिटीज़ है अच्छी बात है, बट ये इन्वेस्टिगेशन में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा. बहुत सारी टीम्स है जो उस चीज़ को लेके चलते हैं. ऐसा नहीं है कि वो चीज़ होना गलत है, लेकिन इसमें एक साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप कन्फर्मेशन बायस बोलते हो. तो कन्फर्मेशन बायस क्या है कि अगर मैंने आपको कोई चीज़ बोली, आपके मन में वो चीज़ बैठ गई और फिर आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, या आप आगे जाके मेरे बोलने की वजह से आप उस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कन्फर्मेशन बायस आता है. सो बहुत सारी टीम्स क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेटर को और साइकिक मीडियम को अलग करते और इंडिपेंडेंटली उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते. अगर वो बाद में जाके मैच हुए तो फिर वहाँ पे हो सकता है कि हाँ कुछ है. और बहुत सारे टीम्स साथ साथ में भी काम करते हैं. अभी इसमें ये भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप जब इस फील्ड को बहुत ज़्यादा आप एक्सपोज हो जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपको हर दफ़ा वो चीज़ दिखे. बट अक्सर ऐसे केस में तो जैसे जो लास्ट एक केस हमने डिस्कस किया था जहाँ पे इनको कुछ दिखा, अब वो भी एक एबिलिटी है, उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को देख पाना या उस चीज़ को महसूस करना भी एक अपने अंदर एक एबिलिटी है. बहुत बार इंट्यूशन के थ्रू हमें आता है कि जब हम केस में एंटर करते हैं हमको लगता है कि हाँ ये जगह पे गड़बड़ है या इस पर्टिकुलर रूम में हमेशा थोड़ा हैवीनेस लग रहा है, तो वो एक हमारा इंट्यूशन है. नॉट नेसेसरी कि हम बहुत ही कुछ ब्लेस्ड या कोई डिवाइन कोई ऐसे बीइंग्स हो, हम लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वहाँ पे रह के, तो वो हो जाता है. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि उनको दिन रात, जब वो सुबह उठते से लेकर जब वो रात को सोते, उनको कुछ ना कुछ दिख रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, ये हो रहा है वो रहा है. वैसे हमारे साथ नहीं होता. लेकिन जब हम केस में जाते हैं, हाँ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं हमारे साथ जो जिसको हम लोग बाद में रिलेट करके बाद में पता चलता है कि अरे ये रीज़न हो सकता है उसका. आई थिंक हम सभी वी ऑल आर ब्लेस्ड विथ इंट्यूशंस. इट्स जस्ट दैट वी नीड सम एबिलिटी टू ग्रो इट. वही है. अच्छा, आप लोगों का शेड्यूल क्या रहता था, कैसे वर्क लाइफ को और इसको मैनेज करते थे? यूजुअली ये पैरानॉर्मल रिसर्च का जो चीज़ है हमने स्पेसिफिकली इसको वीकेंड्स के लिए रखा था. सो अभी भी हम वही करते हैं. सो अगर आप देखोगे आज सैटरडे है तो हम वीकेंड पे हमने आपको अवेलेबिलिटी दिया, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे यूजुअली, या फिर जैसे इनका बिजनेस है, मेरा और मेघना का हम फुल टाइम जॉब करते. सो
देखो प्रायोरिटी आपको प्रायोरिटाइज करने आना चाहिए, बिकॉज जैसे ऑफ कैमरा भी मैं आपको बता रहा था राइट, कि इस फील्ड का बिकॉज ये अनरेगुलेटरी फील्ड है इंडिया में खास करके, तो इसमें जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है। ऑल्दो अगर आपने एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम पकड़ लिया तो आप टॉप पे जा सकते हो, आप इसमें ग्रो कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ अभी के लिए करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? बिकॉज जैसे मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये फील्ड एक्चुअली होता क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि पैरानॉर्मल रिसर्चर्स करके भी कोई होते जो आपके घर में आके आपको मदद कर सकते हैं। फिर बात आती है कि उनको कितना पे करे, लाइक आप कौन से आप अपना एक रेट स्केल तो हमारा है नहीं, सेट नहीं है इस चीज का। हाँ सेट नहीं, आप नहीं बोल सकते अगर आपके घर में 2 एविडेंस मिला तो हम इतना पे करो, 3 एविडेंस मिला, कुछ एविडेंस नहीं मिला तो क्या करोगे। सो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हम क्या करते हैं कि अभी फिलहाल हम जब भी कोई ट्रैवल करते हैं कुछ करते हैं तो हम एक बेस रेट उनको चार्ज करते हैं कि हमारा एटलीस्ट हमारा ट्रैवलिंग आपको कवर करना चाहिए कॉस्ट, बिकॉज इट इज़ अनफेयर राइट कि हम अपने पॉकेट से हर जगह पे करके जा रहे हैं, जो कि हमने वो भी चीज़ की है इनिशियल ईयर्स में। हमने आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने वो भी चीज़ किया कि जहाँ पे हमने अपने जेब से पैसे लगा के हम सब जगह ट्रैवल करके गए हैं, सो दैट हमको वो एक्सपीरियंस मिले और सीखने मिले राइट। बट पॉइंट इज कि आपको एक स्टेबल अगर फाइनेंशियल सोर्स चाहिए तो आप 100% इस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो अभी आज के टाइम पे यूट्यूब भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग है। सो बहुत सारे रिसर्चर्स में देख रहा हूँ कि वो यूट्यूब पे भी ग्रो कर रहे हैं एंड साइड बाय साइड अपने रिसर्च को भी फंड कर रहे हैं। सो हमने जब चालू किया था, लाइक गौरव सर ने जब चालू किया था 2009 में, तभी जस्ट बहुत नया था यूट्यूब इंडिया में, तो उन्होंने तो ये सोर्स पे रिलाई नहीं किया। 2016-17 के बाद जब हमने टेक ओवर किया, हमने ऑपरेशंस को हैंडल करना शुरू किया, तब हमने ये भी एक उसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम रखा है। सो ऑल्दो इट्स नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, ऐसा नहीं कि हमारा घर उस पर चलता है, बट एटलीस्ट जो बेसिक एक्सपेंसेस है इक्विपमेंट बाय करने के या ट्रैवलिंग के, वो सब हम मैनेज कर सकते हैं। एंड बाकी तो हमारे फैमिलीज के लिए हम लोग अपना जो बिजनेस और काम करें उसमें से हम लोग मैनेज करते हैं। उस टाइम तो नहीं था, बट अभी के लिए यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, सभी के पास एक्सेस है और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। देखो यू आर ओजी, आप ओरिजिनल थे, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे है। आप ओरिजिनल हो और काफ़ी सारे लोग हैं ना, आप लोगों से ही इंस्पायर होके, गौरव सर से इंस्पायर होके वो खुद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में आए हैं। मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या एक सजेशन होगा या एडवाइस होगी? बहुत ही अच्छी बात है, पहले ये फील्ड आपने लिया। अगर इसको आप एज अ अगर बिना कोई ट्वीट करके आप करते हो इन्वेस्टिगेशन, देन वी आर वेरी हैप्पी दैट आप ये फील्ड पे आए हो, आप चीज़ों को क्लैरिटी दे रहे हो लोगों के बीच में। बट ये है, मैं कोशिश करूँगा, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर आप करते हो, प्लीज़ डायरेक्टली कंक्लूजन पे मत जाओ। भले लोग जो भी बोले, बट खुद के रिसर्च पे भरोसा रखो, एविडेंस को एनालाइज करो एंड देन गाइड इनटू कंक्लूजन। अगर जरूरत पड़े आप एविडेंस हमें भी भेजो, हमसे वेरीफाई करवाओ अगर चाहिए, आपको लगता है कि इन पे डाउट, देन आल्सो वी कैन हेल्प देम। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प द एस्पायरिंग जो भी इन्वेस्टिगेटर्स बनना चाहे, नॉट द गोस्ट हंटर्स, नॉट गोस्ट हंटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स। दो अलग होते हैं। मैं दोनों से ही मिला और दोनों ही मेरे ना, मैं जिनसे मिला हूँ एटलीस्ट, मुझे सच बताऊं, मुझे उन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके हर वीडियो में दिख जाती हैं चीज़ें। एग्जैक्टली, दैट इज अ डिफरेंट। अच्छा, अगर गौरव सर आज हमारे साथ होते तो वो क्या कहते इस बारे में? गौरव सर, उनका क्या एडवाइस होता, उनका सजेशन क्या होता? पहली चीज़ तो आज अगर गौरव सर होते तो ये जो फील्ड है रिसर्च का, ये बहुत ऊपर तक जाता। बिकॉज ये मतलब गौरव सर ने स्टार्ट किया 2009 में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया में उस टाइम पैरानॉर्मल का पी तक पता नहीं होता था। हर कोई रिलीजियस अप्रोच में बिजी थे। उस टाइम प्लेटफॉर्म्स इतने नहीं होते थे। वो मतलब जीटी सर बाहर से आके गैजेट से कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप गैजेट से चीज़ें कर सकते हो। तो अभी अगर वो रहता, आई थिंक इंडिया पैरानॉर्मल रिसर्च को लेके एटलीस्ट ग्लोबली तो डेफिनेटली नाम और जाता। और बहुत सारे लोग जुड़ते उनके साथ जो एक्चुअली सीरियस मानते थे। टीम बहुत एक्सपेंड हो जाता था, आईपीएस एक बहुत बड़ा हो जाता था अभी अगर होता। बट अनफॉर्चुनेटली वो, दो वी आर ट्राइंग, जो भी हम उनका दिया हुआ डायरेक्शन, उनका दिया हुआ जो मिशन है हमारे लिए, दैट वी आर ट्राइंग जितना हो सके। पैरानॉर्मल सच में हॉरर होता है? डिपेंड्स एक्चुअली, इट इज़ नॉट, मतलब हॉरर का डेफिनेशन अगर आप देखोगे, समथिंग दैट स्केयर्स यू, समथिंग दैट एंटरटेन्स यू,
अगर वैसे आप देखने जाओगे तो उसमें जो स्कैरी फैक्टर है, पार्ट है, वो थोड़ा सा, एटलीस्ट आई डोंट नो, मेरे हिसाब से शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन वो कम है। बिकॉज जब आप एक लोकेशन में जाते हो, हाँ मे बी इनिशियली अगर आपको लग रहा है कि आप कोई खंडर में जा रहे हो, तो जो नॉर्मल इंसान को डरना चाहिए कि मुझे नहीं पता अंदर क्या है, मैं भूतों से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसी बाकी चीज़ें, मतलब कोई हो सकता है कोई क्रिमिनल अंदर बैठा हो सकता है कोई एनिमल वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है कोई वहाँ पे इंसेक्ट हो, मतलब ऐसी चीज़ें जो जिनसे सच में आपको डरना चाहिए। तो वो डर के अलावा अगर आप वो वाला डर की बात कर रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको कोई भूत पकड़ लेगा या जकड़ लेगा या जो भी आप मानते हो, तो वैसे वो फैक्टर बहुत कम है। जब आप जितने ज़्यादा केसेस आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको वो, आप अपना एक्साइटमेंट को एक तरीके से कंट्रोल करना सीखोगे। लाइक आज भी हम आके आपको बोल रहे हैं कि हाँ अभी इसके बाद हमें केस पे जाना है, राइट, बट ऐसा नहीं कि हम लोग दोनों उस केस के बारे में ही पूरा दिन बात कर रहे हैं या कल रात से हम उसी चीज़ के बारे में सोच के सो रहे हैं, ऐसा नहीं। इट्स लाइक अभी वो नॉर्मल हो गया है। सो अभी वो एक्साइटमेंट लेवल जो है वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते थोड़ा डिमिनिशिंग भी है। एट द सेम टाइम ऑफकोर्स हम क्लाइंट को ये नहीं बताएंगे कि हम बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है केस में, तो हम वो इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन ऐसे जैसे बच्चे होते हैं ना जिनको नया कोई चीज़ मिल जाता है तो बहुत ऐसे एक्साइट होते, वो लेवल का एक्साइटमेंट नहीं है। मतलब एक मैच्योरिटी आ गई है अभी और 10-12 साल में। जब हम करते थे ना, मतलब जब हम गैजेट्स बैक इन 2010-11 में जब हम स्टार्ट किए थे, तब एक EMF मीटर का कॉस्ट था 20,000। फुल टाइम पर आज ये कॉस्ट है आपका 1,200 रुपया, है ना। तो आज हर कोई इन्वेस्टिगेटर बन जा रहा है। हर किसी के K2 मैं वही मीटर, मीटर, एक साउंड बॉक्स, तो इस पे इन्वेस्टमेंट के साथ आपका जो ब्रेन वेयरिंग जिसे बोलते हैं हम उसको भी डेफिनेटली आपको ठीक करना पड़ेगा, देन ओनली इन्वेस्टिगेटर बनो। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है ऐसे, एक अगर एडवाइस मैं दे सकता हूँ लोगों को, कि आप अगर आपका इंटेंट क्लियर है कि आप क्यों इस फील्ड में, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, बिकॉज हमको मालूम है कि हमारा इंटेंट क्या है, हमको मालूम है हमारा पर्पस क्या है इस फील्ड में आने का। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मुझे दिखते हैं जिनका शायद इंटेंट होगा एंटरटेनमेंट या फेम लेना, लेकिन वो इसको पैरानॉर्मल रिसर्च का पर्पस बता के कर रहे, जो कि कहीं ना कहीं वो अपने आप से ही इस चीज़ को लेके झूठ बोल रहे। ऐसे भी मैंने लोग देखे जो स्टार्ट उन्होंने किया था चीज़ों को डिबंक करने से, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो, कि वो ऐसे पैरानॉर्मल क्लेम्स को डिबंक कर रहे थे या ये पैरानॉर्मल फील्ड को ही डिबंक कर रहे थे। आज उनके अपने बड़े बड़े पॉडकास्ट चलते जहाँ पे वो ऐसे गेस्ट को बुलाते और वो खुद इस चीज़ पे मानते। अभी इस चीज़ में चक्कर, इस पर्टिकुलर इसमें प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि कभी कभी आप ऐसे लोगों को बुलाते हो या ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ, आपको लगता होगा कि व्यूज़ ज़्यादा आ रहे, लेकिन आप इस फील्ड को 10 कदम पीछे लेके जा रहे हो। क्यों? बिकॉज आप सुपरस्टिशन को प्रमोट कर रहे हो, बिकॉज आप मिस इन्फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहे हो, राइट। और कहीं ना कहीं आपका जो ओरिजिनल स्टांस था कि आप इस चीज़ पे नहीं मानते हो, वही आपने खुद चेंज कर लिया, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ओपन अप होना चाहिए कि आपका इसके पीछे इंटेंट क्या था। अगर इंटेंट ये था कि आपको लग रहा है उस स्टांस की वजह से आपको कहीं ना कहीं रिकग्निशन कम मिल रहा है या व्यूज कम मिल रहा है और इसलिए आपने अपना स्टांस चेंज किया, तो फिर वो गलत है। अगर जेन्युइन कोई रीजन है कि हाँ आपने जेन्युइनली वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया और आपको ये फील्ड अभी समझ में आ रहा है, इसलिए आपने अपना ओरिजिनल जो थॉट था वो चेंज किया, तो फिर आप सही जगह पे जा रहे हो। इंटेंट क्लियर होना चाहिए बस। इंडिया में क्या है ना, इंडिया में आप साइंटिफिक अप्रोच के लिए मास ऑडियंस नहीं है आपका पास। लोगों को यहाँ पे चाहिए होता है एंटरटेनमेंट। मतलब ना बहुत बार ऐसा होता है क्लाइंट अपसेट हो जाता है हमसे कि हमने क्यों बोला भूत नहीं है, क्यों आपने EMF में फॉल्टी, बहुत बार नहीं है तो मेजर केसेस है 98%। इलेक्ट्रिकल डिवाइस का क्यों फॉल्टी निकाला। उनको खुश होना चाहिए, वो कहते हैं यार कुछ भी नहीं था, हाँ, ऐसे ही नहीं। बुलाया। हाँ, वो तो दैट इज़ द रीज़न ना कि इंडिया में आप बाहर में देखो पैरानॉर्मल के लिए। आज इंडिया में हम जब इन्वेस्टिगेशन करने जाते कोई भी खंडर या कुछ भी, हमें 100 डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, ASI से परमिशन लेना पड़ता है, हाफ ऑफ द परमिशन डिनाई हो जाता है ना। हमें अगर ग्रेवयार्ड में जाना होता है डिनाई। आप बाहर देखो US में वेस्ट पे देखो, कंजूरिंग हाउस को आप रेंट पे ले सकते हो, एमिटीविल उसको रेंट पे ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग ऑकल म्यूजियम बना है, एनाबेल डॉल है, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट गोस्ट टूर एक बहुत कॉमन चीज़ है। आप एक टिकट खरीदो और आप जाके अपने हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करो, या आपको एक ग्रुप में लेके जाएंगे और आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस करने देते। सो ओपननेस जो है वो वहाँ पे ज़्यादा, ऑल्दो इधर भी मुझे लग रहा है बिल्ड हो रहा है, बिकॉज आज के टाइम पे लोग रिलीजियस अप्रोच की तरफ जाने से पहले कभी कभी हमें कंसल्ट भी करते हैं
ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही हमें नहीं बुलाते। थोड़ा थोड़ा, बिकॉज अभी आप देखो रिसेंटली जो केस हुआ है जो मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, जो यूपी का आई थिंक केस है, वो जो 12 साल का बच्चा को कोई फेक तांत्रिक ने बोला कि गंगा के अंदर उसको सबमर्ज करो, सांप ने काटा था उसको, एंड 12 घंटे बाद निकलो उसके बॉडी से जहर निकल जाएगा, तो वो बंदा मर चुका है। 12 साल का 14 साल का सॉरी वो लड़का था, समझ नहीं आता। तो आप सवाल नहीं पूछते हो ना। हम इंडिया में दैट इज़ द रीज़न है कि हमें डीएम्स में धमकियाँ आती है कि हम कुछ चीज़ें ऐसे बोल रहे हैं जहाँ पे हम सवाल पूछ रहे हैं। अब एक लॉजिक तो बताओ चीज़ का। आई थिंक सबसे ज़्यादा बैकलैश गौरव जी को तब आया था जब उन्होंने बोला था कि भानगढ़ में कोई ऐसे एंटिटी नहीं है या वो हॉन्टेड नहीं है उनके हिसाब से। एक किताब आया था जो बेस्ट सेलिंग था भानगढ़ के ऊपर, मैं नाम नहीं लूँगा ऑथर का। जब ये गौरव सर का जो ये जी न्यूज़ में आया था भानगढ़ को लेके, नेक्स्ट डे उसका सेल 0 हो गया। तो कई लोगों की दुकान बंद हो गए ना, आपने ऐसे बोल दिया आके कि ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो उसकी वजह से। भानगढ़ में लोग जाते हैं इसलिए क्योंकि उसको पैरानॉर्मल बताया गया है, वहाँ पे बाहर मार्केट है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, ये सब तो सब। हाँ, मैं उस चीज़ को अच्छा ही मानता हूँ। यस, कुलधरा भी आई थिंक सेम ही हुआ है। ऑल्दो हाँ, उधर ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए लोगों हमें तो को, शायद है कुछ है सडन जगह पे, नॉट द एंटायर विलेज, सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, हॉट पॉइंट्स होते हैं उससे, तो वहाँ पे है, आप फील कर सकते। अच्छा, अगर आपको बताना हो या कोई जगह सजेस्ट करनी हो जहाँ पर लोग एक्चुअली में जाके कुछ चीज़ें फील कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं, तो कौन सी जगह होगी वो? तो एक तो बहुत बड़ा था, बंद हो गया, मुकेश मिल, लंबी देर। देखो, मैं इसके पहले ये बोलूँगा कि आप उस जगह पे अगर ऐसे ही जाओगे आज कैमरा लेके, आपके साथ चांसेस है कुछ नहीं होगा वहाँ पे। आप जो भी होगा आप ज़्यादा करके आप बिकॉज हमने बोला होगा तो आपके मन में वो चलेगा और आप खुद ही आपके डर की वजह से आप एक्सपीरियंस करोगे। आपको अगर ट्रूली एक्सपीरियंस करना है तो उस सब्जेक्ट के बारे में पहले पढ़ो कि क्या क्या पॉसिबल है, उस जगह के बारे में रिसर्च करो, फिर आपको शायद मल्टीपल विजिट्स लगेंगे, तब जाके आपको एक कुछ ऐसा एविडेंस मिलेगा या कुछ एक्सपीरियंस होगा जो आप सच में बोलोगे कि हाँ ये पैरानॉर्मल है। बट सिर्फ जगह पे जाने से कुछ नहीं होता। अगर आप सबसे दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन पे भी जाओगे, चांसेस है एज अ पर्सन, अगर आप उस चीज़ को, आपको नॉलेज नहीं है, आपको अवेयरनेस ही नहीं है। आज के टाइम पे मैं आपको बोलता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो रात रात को जाके कुलधरा में बैठते, भानगढ़ में बैठते, अपने दोस्तों के साथ जाते, वहाँ के जो लोकल्स है जाते, आपको दिखेंगे वो हमेशा रात के सनसेट के बाद भी जाते, उनके साथ कुछ नहीं होता। हो सकता है वो मानते भी नहीं इस चीज़ में, कोई टूरिस्ट को शायद वो बोल दे कि हाँ ये बहुत ही हॉन्टेड जगह है, रात को यहाँ पे चीखने की आवाज़ होती है, लेकिन खुद वो जाके वहाँ बैठेंगे बिकॉज उनको ना उस चीज़ की अवेयरनेस है, ना उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, ना उनको कुछ वहाँ पे, ना उनको डर भी लगता है वहाँ पे जाने से। यानी कि ये चीज़ सच है, नॉलेज क्रिएट्स फियर। Too much knowledge, maybe if you get too much into depth of things, then probably yes, but that is not because कि वो knowledge ज़्यादा हो गया, कहीं ना कहीं आपके ओवर थिंकिंग की वजह से वो हो रहा है। आई वोंट से knowledge always creates fear, but अगर आपको ऐसा कुछ चीज़ पता चल गया हो या बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इन्वेस्टेड हो, दिन भर वही चीज़ कर रहे हो, देन इट कैन यस। और वो सिर्फ नॉलेज नहीं, एनीथिंग कैन क्रिएट फियर इन दैट सेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो, आपके लिए हानिकारक ही होगा, आपके हेल्थ के लिए, तो वही चीज़ है। स्टिल कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कौन सी वो जगह होगी? आई थिंक लंबी देर जा सकते हैं, कुलधरा जा सकते हैं, गोवा बीच ट्राई कर सकते हैं। वो गोवा में आई थिंक थ्री किंग्स चर्च है, बट द थिंग इज आप जाके क्या करोगे? यूट्यूब वीडियो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत घोस्ट हंटर्स के खुद के वीडियो हमने देखे जहाँ पे वीडियोस में एक्चुअली में एविडेंस हमने देखा है, वो बोला कुछ नहीं है, उनके पीछे में एक्चुअली में एविडेंस है, ठीक है। वॉइसेस कैप्चर होते हैं बहुत बार, उनको पता ही नहीं है ना कैसे इसको एनालाइज किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ 4 घंटे के एविडेंस, 4 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में हमें अगर 4 सेकंड का भी एविडेंस मिलता है, उस 4 सेकंड का एविडेंस निकलने के लिए हमें 5 दिन का एविडेंस एनालिसिस करना पड़ता है। तो वही होता है कि आप जाओ घूमो वो अलग बात है, लेकिन आप फील कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं है। पहली बात आपका इंटेंट, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपका इंटेंट बहुत मैटर करता है। सो ऐसे बहुत लोग हमें पूछते हैं कि आप तो जाके यहाँ पे आप एक्सपीरियंस करके हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, हम तो ये चीज़ पे मानते ही नहीं है, हम तो ये चीज़। सो मानने नहीं मानने की बात नहीं, आपका इंटेंट क्या, आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे? कुछ प्रूव करने जा रहे हो या आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो वहाँ पे कनेक्ट करने से कि क्या है वहाँ पे चीज़, या आपका पर्पस क्या है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इंटेंट साफ है तो आपके साथ चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर पाओगे इन अ वेरी लिमिटेड पॉजिटिव वे में बोलूँगा, नॉट कि आप बहुत हावी हो रहे हैं आप पे, ऐसा नहीं होगा। इस एपिसोड का सबसे मेन और लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लास्ट टाइम ऑफ द गौरव तिवारी, लास्ट डेज, लास्ट फ्यू मंथ्स या डेज जो भी आप कहो, उनकी आपसे क्या बातें होती थी, किस बारे में होती थी, क्या चल रहा था उनकी लाइफ में और एग्जैक्टली हुआ क्या? ये सब चीज़ होने से एक दिन पहले हमें एक बहुत बड़ा
कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला था, मैं नाम नहीं लूँगा कौन से कंपनी का ये, बट Channel एक बहुत ही फेमस चैनल नहीं बोलो, प्रोडक्शन हाउस ही था वो, बिकॉज वो एक मूवी उस टाइम पे रिलीज किया था उन्होंने, उस मूवी का प्रमोशन के लिए हमें एक डील मिला था जो ऑल इंडिया होने वाला था एग्जीक्यूट। और उसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ों में प्लान कर रहे थे, हम लोग बिजनेस सेटअप करने की बात कर रहे थे, हम लोग एक ऑफिस सेटअप करने की बात कर रहे थे मुंबई में। सो इट वाज बहुत एक स्ट्रैटेजिक, आप बोल लो बिजनेस प्लानिंग या एक्सपांशन वाला चीज़ चल रहा था फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ। हर कोई इन्वेस्टेड था मुंबई तब, उस टाइम तो मैं खुद दिल्ली में था, लेकिन मुंबई में जैसे रीत और मेघना थे, वो यहाँ का जो कैसे इसको यहाँ पे एक्सपांड करना है मुंबई में, वो एक डिस्कशन। दिल्ली का मैं देख रहा था, और भी लोग थे दिल्ली में, कोलकाता में हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ कुछ करें। सो एक्सपांशन का ही ज़्यादा करके चल रहा था। अगर आप एक्सपेंशन की बात करें तो इतना सब बिजनेस, इतनी सारी डील्स आ रही थी, तो दैट डज मीन कि फाइनेंसिस से रिलेटेड तो कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, तो वो तो एक रीज़न डिनाई हो जाता है। डिप्रेशन नहीं बोलूंगा, फाइनेंशियल इश्यूज अलग है, फाइनेंस के वजह से डिप्रेशन आना दो चीज अलग है। लेकिन आपको पता लग रहा है कि कोई एक बहुत ही बड़ी डील आपने साइन, लेकिन देखो डील इज नॉट नेसेसरी कि वो लाइफ चेंजिंग कुछ हो। सी अमाउंट उसमें मैटर करता है। अब डील का ये मतलब है कि अमाउंट था अच्छा खासा, अमाउंट उस टाइम पे, अगेन आई एम नॉट, मैं बिकॉज वो एक क्लोज डोर मीटिंग था, सो मैं मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता डील के। मुझे पता है कौन सी कंपनी थी, क्या उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। अमाउंट एज सच मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही कुछ लाइफ चेंजिंग अमाउंट था, जो कि हर एक केस में अगर आप देखोगे ऐसा कुछ नहीं मिलता लाइफ चेंजिंग अमाउंट। इट इज जस्ट दैट क्या उस टाइम के लिए आपको मिलेगा तो आपको, बट वो कितना ही टाइम आप सस्टेन करोगे, फिर जब तक आपको नेक्स्ट डील नहीं मिलेगा आप नहीं रह पाओगे उस पर, राइट। तो एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। ये परमानेंट सोर्स तो था नहीं यहाँ पे, वो फॉर श्योर है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या उनके साथ? उनके साथ क्या हुआ, अगेन ये तो बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन है। मैं एक दिन पहले क्या हुआ था वो मैं आपको, बिकॉज वहाँ पे था मैं प्रेजेंट, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वही था कि हम लोग एक्सपांशन की बात कर रहे थे, हम लोग चीज़ों को कैसे और सीरियसली मेन स्ट्रीम में लेकर आए। सो इनफैक्ट हम लोग इवन यूट्यूब चैनल को सीरियसली स्टार्ट करने की बात करते हैं। उनका यूट्यूब चैनल जो अभी चल रहा है, हमारा यूट्यूब चैनल है, वो उन्होंने ही बनाया था 2012 में। वो ओरिजिनल उनका ही चैनल है, उन्होंने ही क्रिएट किया था। ऑल्दो उसको मोनेटाइज एज सच उन्होंने किया नहीं था, वो बहुत लेटर ऑन हमने किया। बट उस टाइम पे जब उन्होंने बनाया था, इंटेंट प्योरली, अगेन देखो इंसान का इंटेंट देखो, कि अगर आप बोल रहे हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था जो था, उन्होंने आज तक उस चैनल को मोनेटाइज नहीं किया था, राइट। तो उनका इंटेंट सिर्फ ये था कि मैं अपना जो भी काम है वो डालूं, वो पब्लिक में अवेयरनेस फैले, इन रिटर्न अगर उनको काम मिले तो अच्छा है, एटलीस्ट लोग कुछ जान सकेंगे। सो इंटेंट हमेशा वही था उनका। एंड लास्ट डेज में वही डिस्कशन था। आई डोंट थिंक कुछ और, मुझे ऐसा कुछ स्ट्राइकिंग कुछ ऐसा याद नहीं आता कि उन्होंने बोला था और बाद में वो चीज़ हुआ। कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ पॉइंट वाइज। बहुत सारे स्पेकुलेशंस चलते हैं या चल रहा है, और हमने कई बार उसका क्लियरिफिकेशन दिया है कि जनकपुरिया में कोई इन्वेस्टिगेशन जीटी सर ने किया नहीं था। जनकपुरिया से कोई इन्वेस्टिगेशन का इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया नहीं, बिकॉज कोई इन्वेस्टिगेशन अगर जीटी सर करते अकेले नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि देखो अगर वो हुआ भी रहेगा तो एटलीस्ट कोई तो विटनेस होगा वहाँ पे, कोई क्लाइंट तो आके बोलेगा हाँ मेरे घर पे आए थे। आज तक अब देखो इतने सालों में कोई आके जनकपुरी का कोई केस आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ हुआ था। दूसरी बात, कोई आत्मा ने उनको मारा है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। जो आते हैं ना बोलते हैं कि उसका क्या है कि देखो अभी हम भी ये फील्ड में हैं। अगर अभी जाते वक्त या कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, लोग ये बोलना शुरू कर देंगे भूत ने मारा है उसको, है ना। तो वो चीज़ नहीं है। हाँ, पर्सनल लेवल में क्या हुआ, इतने डीप हम पर्सनल लाइफ में गए नहीं थे जीटी सर के। बट वी IPS बिलीव कि जो जुडिशरी सिस्टम लॉ ने जो बोला है कि इट्स सुइसाइड, आई डोंट टू यूज़ द नेम सुइसाइड, बट अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता है, तो वही हम एक्सेप्ट करते हैं। बाकी जितने भी स्पेकुलेशन है ऑल बोगस, सब व्यूज़ वगैरह के लिए बोल देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्लियरिटी मतलब IPS इसका क्लियरिफिकेशन दे रहा है। इतना क्लोज थे आप उनके, तो आपको लगता है कि क्या रीज़न होगा सुसाइड का? मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि पर्सनली तो बिलीव आप भी नहीं कर पा रहे होगे ना इस चीज़ पे। हाँ, ऑफकोर्स हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे, बट पर्सनल लेवल पे क्या, मैंने आपको क्या स्टार्टिंग में आपको ये बताया था ना कि जीटी सर का जो पर्सनैलिटी था, हमारे सामने जो रहते थे हमेशा खुश दिल, क्रैकिंग जोक्स हमारे ऊपर अलग अलग जोक्स बनाते थे, मिमिक्री अच्छे करते थे। बट इंटरनली मतलब पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है कभी हम पूछ नहीं, बिकॉज चाहे जितने भी क्लोज है बट है तो हमारे सर। और जितने भी आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा, राइट, रॉबिन विलियम्स हो गए,
या बहुत सारे ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज़ आपने सुना होगा जो ऑन द आउटर बहुत हंसते खेलते थे, खुश मिजाज थे, लेकिन इंटरनल अगर कोई स्ट्रगल रहा होगा, देर इज़ नो डिनाइंग कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाँ हो सकता है कोई इंटरनल स्ट्रगल रहा हो। लेकिन अगर आप पूछ रहे हो कि क्या हमको स्पेसिफिकली उन चीज़ों के बारे में पता था और हमने उसके बारे में कुछ किया नहीं, तो ऐसा नहीं है। पता होता तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट करते या एटलीस्ट उनको कोई हेल्प करने को ट्राई करता, राइट। सो एंड ऑफकोर्स एक अगर आप किसी इंसान को एज अ गुरु मानते हो या आपके सामने अभी भी जब हम बात करते हैं यूजुअली आप देखोगे जीटी सर बोलते हैं, तो सर वो लगाना, वो जो टैग हम लगा रहे हैं वो इसलिए बिकॉज हमारे लिए वो गुरु जैसे थे। तो उनके सामने अगर आप गुरु किसी को मानते हो तो देर आर सर्टन लिमिटेशंस, आप उनको जाके उनके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछ सकते, राइट। आप नहीं पूछ सकते कि आपको कुछ स्ट्रगल है, कुछ प्रॉब्लम है, लाइक मैं बोल रहा हूँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ऐसे नहीं कि वो नहीं बताते थे या पूछते थे, तो बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई डोंट थिंक हमने किसी ने भी वो उस एंगल में उसको कभी लेकर हमने उनको कुछ पूछा होगा। अगर उन्होंने सामने से जो भी चीज़ बताई है वही है, लेकिन वो एक ऐसे इंसान थे जो चीज़ें शेयर करने से पहले बहुत सोचते थे समझ कर, कि उनका एक ये भी था कि हाँ ये मेरे स्टूडेंट्स हैं तो इनको वो चीज़ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है कि उन्होंने हमको एज अ स्टूडेंट हमेशा देखा हो, तो उनको लगा हो कि क्यों मैं अपना प्रॉब्लम इनको बता के और इनको तकलीफ में डालूं। वो मैं पॉसिबिलिटी बता, अगर ये भी स्पेकुलेशन ही है। हालांकि उनके साथ जो भी हुआ है, पर्सनल लाइफ में क्या था क्या नहीं, सच में सुसाइड है नहीं है, वो जो एक्चुअल रीज़न था वो तो उनके साथ ही गया। आई जस्ट होप कि वो जहाँ भी हों, अपने जिस भी दुनिया में, वहाँ पे खुश हों, सब कुछ अच्छे से चल रहा हो। और आप जो उनके जो मोटिव, जो उनका मेन जो गोल था आईपीएस को स्टार्ट करने का, उसको कंटिन्यू रखो, ऐसे ही आप काम करते रहो। एंड आई डू बिलीव कि बहुत सारी बातें और हैं, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जो लोगों के दिमाग में, जो ऑडियंस हमें देख रही है, मेरे दिमाग में भी है, बट और हम इन सब चीज़ों को ना एक सिंगल पॉडकास्ट में कवर कर ही नहीं सकते हैं। हम सच बताऊं तो हम बैठ के बात करेंगे तो आई थिंक पूरा एक दिन चला जाएगा, तब भी नहीं कर पाएंगे सब कुछ। तो आई वांट कि लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि उनके क्या क्वेश्चन हैं, क्या चीज़ें हम अपने आने वाले अगले पॉडकास्ट में, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आने वाले पॉडकास्ट में हम क्या कवर करें, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इन सब चीज़ों के बारे में, एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने कभी फील किया है नहीं, या फिर उनके पास जैसे कि कुछ उनके साथ हो रहा हो, कोई प्रूफ उनको आपको शेयर करना हो, तो आपकी सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दे कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद यू। हाँ बंद करो अभी तो।